हेलो फ्रेंड्स, तो क्लास 9th का न्यू बुक आ गया है आपका विज्ञान का, जिसका नाम है अन्वेषण। तो एक चैप्टर अन्वेषण का ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आप बहुत दिल से देख रहे हैं और समझ रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं। आज हम लोग कंप्लीट करेंगे चैप्टर 2। चैप्टर 2 जो है आपका कोशिका के बारे में जानना है। और यह जो चैप्टर है बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, सर कैसे होगा कैसे नहीं होगा, इतना कठिन बना दिया गया है, चैप्टर बहुत बड़ा है। तो अब आपको घबराना नहीं है क्योंकि हम हैं आपके साथ। तो चलिए इस चैप्टर को बनाते हैं आसान, बहुत ही सिंपल भाषा में एक एक बिंदु को समझाएंगे, जिससे पूरा एनसीईआरटी आपके दिमाग में छप जाएगा। तो एनसीईआरटी का कोई पॉइंट्स नहीं छूटेगा क्योंकि हम हैं आपके साथ। तो गालिब सर के साथ बने रहिए। और यहाँ पे देखिए पूरे स्लाइड्स में हम लोग एक एक चीज को पढ़ेंगे। माइक्रोस्कोप क्या है, कोशिका क्या होता है, बहुकोशिकीय क्या है, एक कोशिकीय क्या है, पूरा चित्र के द्वारा हर एक चीज को हम लोग समझेंगे। कोशिकांग क्या है, उसका कार्य क्या है, फिर उसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे और एक एक बिंदु आपको समझ में आएगा। तो बस दिल पे हाथ रख के आराम से दिमाग को शांत कर लीजिए, कॉपी ले लीजिए और जो भी चीज हम बनाए उसको ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से बस सुनिएगा, इधर उधर दिमाग को मत दौड़ाइएगा, तो पूरा बात आपको समझ में आएगा, इसका हम गारंटी देते हैं। तो चलिए, जो आपका नया बुक है उसका जो सेकेंड चैप्टर है कोशिका, कोशिका को इतना तोड़ तोड़ के समझाएंगे कि पूरा कोशिका के बारे में हर एक चीज आपको समझ में आ जाएगा। और पूरे YouTube पर इस तरह का वीडियो आपको नहीं मिलेगा। तो कोशिका को हम लोग इतना बेहतरीन तरीके से समझेंगे कि एनसीईआरटी का कोई पॉइंट आपको नहीं छूटेगा और हर एक बिंदु आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कोशिका होता क्या है और कोशिका का खोज किसने किया और कैसे किया। और हाँ, दिल से अपने सर के लिए, गालिब सर के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कोशिका क्या होता है, क्योंकि पूरा चैप्टर जो है हम लोगों को यही पढ़ना है कोशिका के बारे में। तो पूरे ब्रह्मांड को अगर ध्यान से आप देखिएगा तो उसमें आपको दो तरह का ही चीज दिखेगा, एक सजीव और एक आपको दिखेगा निर्जीव। मतलब एक ऐसा चीज है जिसमें जान है और एक ऐसा चीज है जिसमें जान नहीं है। जिसमें जान है उसी को प्राणी बोलेंगे या उसी को जीव बोलेंगे, उसमें अलग गुण होगा। एक ऐसा चीज होगा जिसमें जान नहीं है, प्राण नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, निर्जीव बोलेंगे। तो जिसमें जान होता है उसको जीव बोलेंगे या उसी को हम लोग प्राणी भी बोलते हैं। तो जो भी आप जीव को देखिएगा या जो भी प्राणी को आप देखिएगा वो दो काम तो पक्का करेगा। एक तो वो खाना जरूर खाएगा, जिस रूप में खाए, ठीक है, वो पौधा हो तब या कोई जानवर हो तब या कोई सूक्ष्म जीव हो तब। कोई भी जीव का अगर आप बात कीजिएगा तो तीन ही ना उसका प्रकार बता सकते हैं, या तो वो जानवर होगा, या तो वो क्या होगा आपका पौधा होगा, या तो वह सूक्ष्म जीव होगा। ऐसा जीव होगा जो बहुत बहुत छोटा है, जिसको हम लोग नंगे आंखों से नहीं देख सकते। लेकिन ये जितना भी जीव है, छोटा जीव हो तब या बड़ा जीव हो तब, हाथी हो तब, घोड़ा हो तब, बकरी हो तब, भैंस हो तब, हम लोग हो तब, शेर हो तब, या छोटा सा आपका जीवाणु हो तब जो दही में रहता है, या विषाणु हो तब, या काई हो तब जिसको शैवाल हम लोग बोलते हैं। ये जितना भी जीव है दो काम तो पक्का करेगा। एक तो खाना खाएगा या खाना बनाएगा पौधा की तरह और उसको यूज करेगा। दूसरा जो है श्वसन करेगा, सांस लेगा। तो खाना जरूर खाएगा और दूसरा जो है आपका श्वसन जरूर करेगा और तीसरा उसमें वृद्धि जरूर होगा। और जो चीज खाएगा उसका कचरा भी वो निकालेगा। तो जो भी जीव हो, छोटा हो तब, बड़ा हो तब, ये सारा काम करता है। और ये सारा काम जो करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीव बोलते हैं। मतलब जिसमें जान होता है। पत्थर को देख लीजिए, टेबल को देख लीजिए, इसको देख लीजिए, इस सब में जान नहीं है, तो इस सबको हम लोग जीव नहीं बोलेंगे। अब आइए ये कहानी आपको क्यों बताएं, जीव के बारे में क्यों बताएं। अब दुनिया में जितना भी जीव है वो छोटा हो तब, बड़ा हो तब, हाथी हो तब, बैल हो तब, भैंस हो तब, या शेर जैसा खतरनाक जानवर हो तब, सांप हो तब, जीवाणु हो तब, या आपका शैवाल हो तब, कोई भी पेड़ पौधा हो तब, ये सारा का सारा जो जीव बना है वह है आपका किससे बना है, याद रखिएगा, वह है आपका कोशिका। तो याद रखिएगा जितना भी जीव है वो सभी के सभी किससे बना है, वो सभी के सभी आपका बना है कोशिका से। अब ये कोशिका है क्या जिससे हर एक जीव बना है। जैसे आपको विज्ञान में, केमिस्ट्री में हम लोग पढ़े थे, जो भी आपका पदार्थ है
वो निर्जीव हो तब, सजीव हो तब, वो आपका परमाणु से बना है। उसी तरह जो सजीव होता है याद रखिएगा वो कोशिका से बना होता है। अच्छा, अगर कोशिका के बारे में पूछा जाए कोशिका किससे बना है, तो कोशिका अंततः जो है वो भी किससे बना है, परमाणुओं से बना है। तो जीव का हम बात करेंगे, जीव वह कौन सा छोटा इकाई है जिससे जीव बना है, तो आप कहिएगा वह है कोशिका। मतलब हाथी भी कोशिका से बना है, हम लोग भी कोशिका से बना है। कोई पेड़ है, आम का हो, लीची का हो, केला का हो, पपीता का हो, कोई भी पेड़ हो, वो भी कोशिका से ही बना है। सांप है वो भी कोशिका से ही बना है, भैंस है वो भी कोशिका से ही बना है। जो जीवाणु है जिसको बैक्टीरिया हम लोग बोलते हैं वो भी कोशिका से ही बना है। तो आखिर ये कोशिका क्या है जिससे ये पूरा का पूरा जीव तैयार होता है। अब हमारे शरीर में कितना कोशिका होगा, तो हमारे शरीर में अगर कोशिका का बात करेंगे तो खरबों कोशिका है। अगर छोटा जीव होगा तो कम कोशिका होगा। कुछ ऐसे भी जीव हैं जो एक ही कोशिका से बने हैं, जो 8 क्लास में हम लोग पढ़े थे। कुछ ऐसे भी जीव हैं जो एक ही कोशिका से पढ़े हैं। जैसे जितना भी जीवाणु होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं, एक ही कोशिका से उनका जीवन पूरा चलता है। और हम लोग क्या है, बहुत सारा कोशिका है, बहुकोशिकीय है। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो अपवाद में हैं, जो कोशिका से नहीं बने होते। जैसे याद रखिएगा विषाणु, विषाणु जो होता है वो कोशिका से नहीं बना होता है। ये क्वेश्चन पूछता है। अब हम लोग यहां पे चर्चा करेंगे केवल किसके बारे में, कोशिका के बारे में। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि कोशिका को आखिर देखा किसने, खोजा किसने, कैसे पता किया और नाम किसने दिया। तो याद रखिएगा कोशिका जो है भाई बहुत छोटा है, इतना छोटा है, इतना छोटा है जिसको हम लोग नंगे आंखों से, खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो बाकी चीज को तो हम लोग देख रहे थे दुनिया में, जब हम लोग आए इस पृथ्वी पर तो बाकी चीज तो दिख रहा है, आसमान दिख रहा है, सूरज दिख रहा है, हवा को महसूस कर रहा है, नदी दिख रहा है, सारा चीज दिख रहा है, सारा जीव आपको दिख रहा है। लेकिन कुछ जीव ऐसा था जिसको हम लोग नहीं देख पा रहे थे, जो जीवाणु था, जो विषाणु था, जो शैवाल था छोटा छोटा, उसको हम लोग नहीं देख पा रहे थे। क्यों? क्योंकि उसका जो आकार था, उसका जो साइज था बहुत छोटा था, जिसके कारण हम उसको नहीं देख पाते थे, क्योंकि आंख में उतना शक्ति नहीं है कि छोटा से छोटा चीजों को देख पाए। लेकिन इंसान ने क्या किया, इंसान ने वह चीज बनाया जिसके मदद से उसने छोटा से छोटा चीज को भी देख लिया। और छोटा से छोटा चीज को तो छोड़िए, ऐसा ऐसा चीज बना दिया जिसके मदद से वो एक छोटे चीज को 1,00,000 गुना बड़ा बना सकता है। मतलब अगर छोटा सा उसको मटर दे दीजिए, छोटा सा कोई दाना दे दीजिए सरसों का, तो 1,00,000 गुना बड़ा उसको बना सकता है, देख सकता है माइक्रोस्कोप के मदद से। याद रखिएगा रॉबर्ट हुक, याद रखिएगा ये भाई साहब क्या किए, सबसे पहले तगड़ा सा बना दिए सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप। क्यों भाई? क्योंकि खोजना है कुछ ना कुछ, तो सबसे पहले देखने वाला चीज चाहिए, क्योंकि नंग आंखों से तो दिखेगा नहीं। तो इन्होंने एक शानदार अपना खुद से एक बनाया, याद रखिएगा माइक्रोस्कोप। क्या बनाया? माइक्रोस्कोप, जिसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे सूक्ष्मदर्शी। क्या बोलेंगे? सूक्ष्मदर्शी। एक माइक्रोस्कोप बनाया जिसको हिंदी में बोलेंगे सूक्ष्मदर्शी। माइक्रोस्कोप बनाया और क्या किए, पेड़ के पास गए और पेड़ का जो छाल होता है, याद रखिएगा पेड़ का जो पपड़ी होता है, उसके अंदर वाला जो पार्ट होता है उसको कॉर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्क। याद रखिएगा कॉर्क को उन्होंने लिया और यह जो आपका सूक्ष्मदर्शी था उससे देखा। तो जैसे ही कॉर्क, याद रखिएगा कॉर्क क्या है, जो आपका पेड़ का जो पपड़ी होता है ना, जो छाल होता है उसका अंदर वाला जो परत है उसी को कॉर्क बोलते हैं। ठीक है? इस कॉर्क को जैसे ही माइक्रोस्कोप में देखा तो उनको लगा, कैसा लगा, यह जो है आपका मधुमक्खी के छत्ता की तरह है। तो जैसे ही माइक्रोस्कोप से उन्होंने देखा तो उनको कैसा दिखा, मधुमक्खी की छत्ता की तरह है। और मधुमक्खी की छत्ता में जिस तरह छेद होता है, रूम टाइप का बना होता है, इसी रूम को, इसी छोटे छोटे रूम को उन्होंने नाम दिया कोशिका। क्या नाम दिया? कोशिका। तो याद रखिएगा रॉबर्ट हुक ने जैसे ही कॉर्क को अपने माइक्रोस्कोप के मदद से देखा तो उन्होंने पाया, कैसा संरचना पाया, तो याद रखिएगा
मधुमक्खी की छत्ता की तरह, और उस मधुमक्खी की छत्ता में जो छोटा छोटा छिद्र दिख रहा था, कमरा की तरह दिख रहा था, उसको उन्होंने नाम दिया कोशिका। क्या नाम दिया? कोशिका। याद रखिएगा। तो इस तरह सबसे पहले कोशिका को किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने। किसने खोजा? रॉबर्ट हुक ने। किसने नाम दिया? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन अगर यह माइक्रोस्कोप नहीं होता तो हम लोग कोशिका को नहीं खोज पाते, और इसी माइक्रोस्कोप की मदद से छोटे छोटे जीवाणु को भी खोजा गया। विषाणु को, जीवाणु को, शैवाल को देखा गया, प्रोटोजोआ को खोजा गया। क्योंकि भाई अब ऐसा चीज आ गया जिसकी मदद से आप छोटा चीज को बड़ा करके देख सकते हैं, जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप बोलते हैं। स्कूल में भी होता है हम लोग का, इससे हम लोग बहुत सारा प्रयोग भी करते हैं। तो यहां से खोज हो गया भाई कोशिका, कोई दिक्कत नहीं। अब इनको देखा देखी रॉबर्ट हुक खोज कर दिए। अब ये भाई साहब थे, इनका नाम था, याद रखिएगा, ल्यूवेन हुक। बार का नाम याद मत कीजिएगा, फंस जाइएगा, बहुत सारे साइंटिस्ट आएंगे। इनका रॉबर्ट हुक, ठीक है। तो कोशिका का खोज कब हुआ था? याद रखिएगा 1665 में। ये महत्वपूर्ण है। किसने किया था बता दिए। अब अगले भाई साहब आते हैं, उनका नाम होता है ल्यूवेन हुक। क्या होता है? ल्यूवेन हुक। ये बोलता है अरे रोबोट वही का खोज दिया है, ये तो कोशिका खोज दिया, पूरा धमाल मचा दिया, खाली इसी का चर्चा है, हम कुछ नहीं किए, हम भी वैज्ञानिक हैं, कुछ नहीं कर पाए, धमाल मचा दिया कोशिका खोज के, हम क्या करें? तो बोला अच्छा बेटा बहुत नाम कमा लिया। ई का कि और तगड़ा एकदम माइक्रोस्कोप लिए, खूब तगड़ा माइक्रोस्कोप लिए, और नदी वदी के किनारे, पोखरा ओखरा के किनारे चले गए। पोखरा ओखरा के आसपास गए तो वहां पे बहुत सारा जीवाणु को का किए खोजे, बहुत सारा छोटा छोटा सूक्ष्म जीव को का किए खोजे। तो वहां पे जाकर ये क्या किए, बहुत सारा जीवित कोशिका को खोजे, बैक्टीरिया को खोजे, रक्त कोशिका को खोजे, ठीक है। और इसलिए इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो ल्यूवेन हुक जो थे, इनको देखकर बोले वाह इतना नाम कमा लिया है, हमो निकलते हैं। तो उससे दमदार माइक्रोस्कोप बनाते हैं और निकल जाते हैं। और ये भी बहुत सारे कोशिका को खोजते हैं, जैसे रक्त कोशिका को, जो हम लोग रक्त में जो कोशिका उसको खोजते हैं ना। उसके बाद बहुत सारा बैक्टीरिया को खोजते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग जीवाणु बोलते हैं। अब इन दोनों में फर्क क्या है? ये तो कोशिका खोज के शुरुआत की, और शुरुआत बहुत बड़ा चीज होता है। लेकिन ये भाई साहब कहा कि बहुत सारे कोशिका को खोजे, बहुत सारे कोशिका को खोजे। दूसरा चीज, ये जो कोशिका को खोजे थे, याद रखिएगा, और पपड़ी जो होता है, पेड़ के ऊपर जो पपड़िया होता है, वो मुर्दा होता है कि जिंदा? मुर्दा होता है, वो तो निर्जीव होता है, जिसको हम लोग जलावन में भी जला लेते हैं। लेकिन ये जो कोशिका को खोजे थे, जीवित कोशिका, तो अगर सीधा आएगा कोशिका को किसने खोजा? तो रॉबर्ट हुक। लेकिन क्वेश्चन आएगा जीवित कोशिका को किसने खोजा? तो याद रखिएगा वहां पे आपको नाम लगाना है किसका? ल्यूवेन हुक का। समझे? तो याद रखिएगा ये भाई साहब का। तो समझ गए? तो कोशिका जो है भैया जीवन की मूलभूत इकाई है। पूरा जो जीवन है किसी भी जीव का, वो किससे बना है? कोशिका से ही बना है। वो छोटा जीव होता, बड़ा जीव होता, कोशिका से ही बना होगा। छोटा जीव होगा तो कम कोशिका होगा, अब बड़ा जीव होगा तो और ज्यादा। कोई मोटा आदमी होगा तो और कोशिका होगा, पतला आदमी होगा तो कम कोशिका होगा, लेकिन वो कोशिका से ही बना है। इसलिए कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बोलते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण वर्ड है, याद रखिएगा। कोशिका को जीवन का संरचनात्मक इकाई क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कोशिका से ही किसी जीव का संरचना बन रहा है। तो याद रखिएगा, किसी भी जीव का जो संरचना बन रहा है वो कोशिका से ही बन रहा है। इसीलिए कोशिका को हम लोग जीवन का संरचनात्मक इकाई बोलते हैं। अच्छा, कोशिका को हम लोग क्रियात्मक इकाई भी बोलते हैं। जो कोशिका है वो जीवन का क्रियात्मक इकाई भी है। क्रियात्मक मतलब क्या? वो क्रिया करता है। जिस तरह हम लोग सांस ले रहे हैं, पाचन कर रहे हैं, श्वसन कर रहे हैं, ये सारा क्रिया जो है एक कोशिका भी करता है। तो कोशिका जो है वो सारा क्रिया कर रहा है जो एक जीव कर रहा है। इसीलिए कोशिका को हम लोग क्रियात्मक इकाई बोलते हैं, क्योंकि सारा क्रिया कर, कोशिका में श्वसन भी हो रहा है, कोशिका में पाचन भी हो रहा है, सारा काम हो रहा है। तो यहां पे ध्यान रखिएगा,
कोशिका जो है एक जीव की तरह सारा क्रिया कर रहा है, इसलिए कोशिका को हम लोग क्या बोलते हैं, जीवन का क्या क्रियात्मक इकाई है। तो ये महत्वपूर्ण चीज है, याद रखिएगा। कोशिका जीवन का संरचनात्मक इकाई भी है और यह क्रियात्मक इकाई भी है, क्योंकि सारा क्रिया भी कर रहा है और यह संरचना भी बना रहा है एक जीव का। अब हम लोग का जो शरीर बना है, यही उंगली बना होगा तो यहाँ पे बहुत सारा कोशिका होगा। नाखूने बना होगा तो वहां पे बहुत सारा कोशिका मिलकर नाखून बनाया होगा। आंखी बना होगा तो वहां पे बहुत सारा लाखों कोशिका मिलकर, करोड़ों कोशिका मिलकर आंख बनाया होगा। समझे? अब चींटी का बात कीजिएगा तो कम कोशिका होगा, कहीं चींटी का आकार जो है, साइज जो है बहुत ही छोटा है। अब आते हैं कोशिका सिद्धांत। तो देखिए कोशिका सिद्धांत, अब कोशिका के बारे में अलग अलग थ्योरी दिया गया। तो एक साइंटिस्ट थे स्लाइडेन, ठीक है, ये जो थे ये बोटानिस्ट थे, मतलब ये पौधा के बारे में अध्ययन करते थे। तो पौधा को अध्ययन करते करते इन्होंने कहा भाई देखिए जितना भी पौधा है ना वो कोशिका से बना है। किसे बना है? कोशिका से। ये जो भाई साहब थे स्वान, ये जंतु विज्ञान पढ़ते थे, मतलब जूलॉजी। क्या पढ़ते थे? जूलॉजी। तो ये पढ़ते थे जूलॉजी, ये पढ़ते थे बोटनी, मतलब ये बोटनी के थे, पढ़ते नहीं थे, मतलब स्टूडेंट नहीं थे, ये बोटनी के और ये जूलॉजी के, ठीक है। इन्होंने कहा, स्वान ने कहा कि भाई जितना भी जीव है ना, जंतु वाला जितना भी जंतु है वो सब कोशिका से बना है। तो ये भाई साहब कह रहे हैं कि जितना भी पौधा है कोशिका से बना है, और ये कह रहे हैं कि जितना भी जंतु है कोशिका से बना है। ले भाई, पौधा भी कोशिका से बना है और जितना जंतु है वो भी कोशिका से बना है, तो दोनों को मिला दिया गया और बोला गया कि जितना भी पौधा है और जितना भी जंतु है, मतलब जितना भी जीव है वो किससे बना है? कोशिका से बना है। तो यहाँ पे एक थ्योरी हो गया, जितना भी आपका पौधा है या जंतु है, या सीधा बोल दीजिए जितना भी जीव है वो किससे बना है? कोशिका से बना है। दूसरा थ्योरी याद रखिएगा, कोशिका जीवन की मूल इकाई है। मूल इकाई क्यों है भैया? क्योंकि इसी से कोई भी जीव बन रहा है। तो किसी भी जीव का जो निर्माण है वो एक छोटे से इकाई से हो रहा है, एक छोटे से भाग से हो रहा है, इसीलिए कोशिका को हम लोग बोलेंगे कोशिका जीवन की मूल इकाई है। जैसे आप घर बनाते हैं तो घर का जो मूल इकाई है वो क्या है? आप घर बिना ईटा का बना पाइएगा? नहीं बना पाइएगा। तो घर का जो निर्माण कर रहा है, कौन कर रहा है? ईटा का। बालू सीमेंट लगाते हैं ठीक है, लेकिन मेन उसमें कौन? ईटा है। तो ईटा जो होता है आपका घर का मूल इकाई हो गया। उसी तरह कोशिका से ही पूरा शरीर का निर्माण हो रहा है किसी भी जीव का, तो कोशिका को हम लोग बोलेंगे यह कोशिका जो है जीवन की मूल इकाई है। अगला एक थ्योरी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको किसने दिया था? एक साइंटिस्ट जिनका नाम है, याद रखिएगा, विर्चो। इन्होंने कहा भाई कि कोशिका जो बन रहा है ना वो अपने आप नहीं बन रहा है, जादू से नहीं आ रहा है। पहला कोशिका से नया कोशिका बनता है। मतलब अब हम ही लोग अगर बात करेंगे भाई, हम लोग का अगला जो जनरेशन आएगा, बेटा बेटी आएगा, अपने आप आ जाएगा कि हम ही लोग से आएगा? हम ही लोग से आएगा। एक माँ बाप से ही ना बेटा बेटी आएगा। कोई कह देना बेटा बेटी जो आ रहा है, जो औलाद आ रहा है, जो बच्चा सब आ रहा है, अपने आप आ जा रहा है, तो गलत हो जाएगा। तो जो बच्चा आ रहा है वो माँ बाप के कारण आ रहा है। उसी तरह जो कोशिका आपका आएगा वो अपना पिछला कोशिका से ही आएगा, कोशिका अपने आप नहीं आएगा। तो सभी जो कोशिका होते हैं वो पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही बनते हैं। एक कोशिका का होगा, एक कोशिका टूटेगा तो दो कोशिका बनाएगा, फिर ये टूटेगा, फिर ये दो कोशिका बनाएगा, फिर ये टूटेगा, दो कोशिका, ये भी अपना जनरेशन बनाते जाता है, बढ़ाते जाता है। तो हम लोग अपना जो बच्चा सब होता है उसको अलग प्रक्रिया से हम लोग बढ़ा रहे हैं अपना पीढ़ी को। उसी तरह कोशिका अपना पीढ़ी जो है टूट टूट कर बनाता है। कोशिका टूटता है, दूगो बन गया, फिर वो टूटेगा, एक टूटेगा तो दूगो में बन जाएगा, फिर वो टूटेगा, फिर वो टूटेगा, इस तरह कोशिका चलते जाता है। तो ये किसने बताया था? याद रखिएगा, विर्चो ने दिया था। सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से बनती हैं, ये अपने आप नहीं आती है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कोशिका क्या है हम लोग समझ गए। कोशिका थ्योरी क्या है? कोशिका थ्योरी में तीन चीज याद रखना है। सभी पौधे और जंतु जो होते हैं कोशिका से बने होते हैं। कोशिका जो होता है जीवन का मूल इकाई होता है। तीसरा, जो भी कोशिका होते हैं वो पहले वाले कोशिका से ही बनते हैं, अपने आप नहीं आते हैं। ये सारा पॉइंट आपको याद रखना है। मृत कोशिका को किसने खोजा? रॉबर्ट हुक ने 1665 में,
और जीवित कोशिका को किसने खोजा? लिविनहुक ने। और लिविनहुक को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, याद रखिएगा। तो सूक्ष्म विज्ञान के जो फादर है, पिता है, वो कौन है? लिविनहुक, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे कोशिका को खोजा। इन्होंने तो कोशिका को खोजा, नाम दे दिया, और इन्होंने बहुत सारे रक्त कोशिका, बहुत सारे जीवाणु कोशिका को इन्होंने खोजा, इसलिए इनको सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब देखिए एक जरूरी बात, चैनल का ऐप आ गया है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको पूरा क्लास 6 से लेकर क्लास 9 तक, क्लास 10 का भी नया सिलेबस नहीं आया है, क्लास 6 से लेकर क्लास 9 तक नया एनसीईआरटी आपका आ चुका है। और यहाँ पे हम मतलब गालिब सर के द्वारा यहाँ पे आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 9 तक हम खुद पढ़ा है, मैथ भी पढ़ा है, ठीक है, साइंस भी आपका है, और एसएससी, तीनों सब्जेक्ट हम खुद पढ़ाएं, और एक एक सब्जेक्ट में पूरा जान लगा दिए, जहां पे आपको हर एक बिंदु समझ में आएगा। और खुद से हम नोट्स भी तैयार किए हैं, जहां पे पूरा एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ बनाए, जहां पे एनसीईआरटी का कोई पॉइंट्स आपका छूटा ही नहीं है। अब पूरा डिजिटल नोट्स है, पूरा नोट्स क्या आपका डिजिटल नोट्स है, जहां पे हर एक बात समझ में आएगा, क्योंकि चित्र भी है, थ्योरी भी है, और जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, याद करने का तरीका भी हम वहां पे आपको बताए हैं। तो पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा। फिर उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपका, क्वेश्चन आंसर जो है, एमसीक्यू जो है, एग्जाम के लिए जो इंपोर्टेंट नोट्स है, रिवीजन नोट्स है, सारा चीज आपको वहां पे मिल जाएगा। और क्लास 6 से इसलिए हमें स्टार्ट किया ताकि आप क्लास 6 से, आपके घर में जो बच्चा है उसका क्लास 6 से ही बेस बने, क्योंकि हम जानते हैं जो उसका बेस कैसे तैयार होगा, इसीलिए हम क्लास 6 से ही स्टार्ट किया। हम तो 9 से भी स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन हम चाह रहे हैं कि आपका जो घर का बच्चा है वो क्लास 6 से ही वो बेस्ट बने, ताकि 9th 10 में आते आते पूरा धुरंधर हो जाए, तेज हो जाए, बेस्ट हो जाए। 9th में आके वो साइंस नहीं सीखे, 6 में ही वो साइंस सीख ले। तो इसके लिए इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, बात समझे? तो इसको जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, और यहाँ पे आपका सारा स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। और एकदम मजा नहीं आएगा तो बोलिएगा, एकदम कमेंट बेधड़क कीजिएगा कि सर मजा नहीं आया, और मजा आएगा, अच्छा लगेगा तो दिल से जरूर कमेंट कीजिएगा कि सर आप बहुत बेस्ट बनाए, बहुत मेहनत किए हैं, क्योंकि बहुत दिल से मेहनत किए हैं। तो जरूर आप कहिएगा कि सर बहुत बेस्ट लगा। अब हम लोग बात करेंगे कोशिका का आकार क्या होता है। तो कोशिका के आकार में आपको बता दिए, कोशिका जो होता है बहुत ही छोटा होता है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में एक चीज आपको दिया है, याद रखिएगा, विभेदन सीमा। विभेदन सीमा क्या होता है उसको समझ लीजिए। देखिए विभेदन सीमा क्या है, अगर दो बिंदु नजदीक में है, तो अगर आप अपने नंगे आंखों से, मतलब आंख से देखिएगा ना, तो दोनों बिंदु आपको एक ही जगह पर दिखेगा, ठीक है। दो बिंदु दूर दूर ही है, लेकिन उसको आप देखिएगा तो लगेगा दोनों बिंदु एक ही पर है, मतलब एक ही बिंदु आपको दिखेगा, रहेगा दो बिंदु और दिखेगा आपको एक बिंदु, क्योंकि आंख का हम लोग का वो क्षमता नहीं है जिससे आपको दो अगर बिंदु पास पास है तो उसको हम लोग देख सकते हैं। तो याद रखिएगा, आंख का जो क्षमता है, याद रखिएगा, वो आपका है 0.1 mm। अगर दो बिंदु के बीच का दूरी 0.1 mm, 0.1 mm से अगर कम है तो दो बिंदु आपको एक ही बिंदु दिखेगा, इसे अगर ज्यादा दूरी है तब आपको दो बिंदु दिखेगा, याद रखिएगा। तो आंख का जो क्षमता है हम लोगों का वो कितना है आपका 0.1 mm। तो आंख का जो विभेदन सीमा है वो कितना है 0.1 mm। 0.1 mm से अगर दो बिंदु के बीच में दूरी कम रहेगा तो दो बिंदु आपको एक ही दिखेगा, इसी को बोलते हैं विभेदन सीमा। क्या बोलते हैं? विभेदन सीमा, ठीक है। तो यदि दो बिंदुओं की दूरी 0.1 mm से कम हो तो वह एक ही बिंदु दिखाई देते हैं। तो दो पास पास स्थित वस्तुओं को अलग अलग पहचान पाने की जो न्यूनतम दूरी होती है उसी को क्या बोलते हैं? विभेदन सीमा। क्या बोलते हैं? विभेदन सीमा। तो दो वस्तु को या दो बिंदु को, ठीक है, अलग अलग पहचान पाने में जो न्यूनतम दूरी होता है उस न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं? विभेदन सीमा, ठीक है। तो दो वस्तुओं को अलग अलग पहचानने के लिए जो उनके बीच का कम से कम दूरी होता है उसी कम से कम दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? विभेदन सीमा। तो हम लोगों का आंखों का जो विभेदन सीमा है वो है आपका 0.1 mm, ठीक है। इसीलिए हम लोग कोशिका को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि कोशिका बहुत सारे कोशिका आपको मिलकर एक ही कोशिका आपको
दिखेगा, गोल दिखेगा। तो इसको हम लोग नहीं देख सकते, इसलिए कोशिका को देखने के लिए हम लोगों को सूक्ष्मदर्शी का जरूरत पड़ता है। ठीक है, वो भी सूक्ष्मदर्शी याद रखिएगा 2 तरह का होता है। स्कूल में जो हम लोग यूज करते हैं वो आपका लाइट माइक्रोस्कोप होता है, जिसको प्रकाश सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं। इसमें प्रकाश और लेंस का इस्तेमाल होता है। लेंस का तो सब में इस्तेमाल होगा, यहाँ पे प्रकाश का यूज किया जाता है। ये प्रयोगशाला इस समय इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे जो इसका पावर जो होता है ना, मैग्निफिकेशन जो होता है पावर, वो आपका 10 से 40 गुना, मतलब एक छोटा सा चीज अगर रहेगा तो उसका 40 गुना तक वो बड़ा कर सकता है। जबकि यह जो आपका माइक्रोस्कोप है, याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये बहुत तगड़ा होता है। नाम है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसका नाम है लाइट माइक्रोस्कोप। इसमें प्रकाश का इस्तेमाल होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन का पूरा छर्रा का इस्तेमाल होता है, मतलब बहुत तेज गति से इलेक्ट्रॉन जाता है, उसका इस्तेमाल होता है। इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बोलते हैं। और ये इतना तगड़ा होता है जिसमें एक वस्तु को, छोटा से छोटा अगर वस्तु है तो उसको आप जूम करके, जूम समझते हैं ना, बस वही जूम करते हैं 12x 10x ना, दूर दूर कौन लोग है उसका भी फोटो ठचाक देकर खींच लेते हैं, वही। यहाँ पे जो जूम पावर है ना, जानते हैं कितना? 1 लाख। मोबाइल में तो 52 100 यही में लगता है बहुत हो गया। तो इसका जो जूमिंग पावर है वो आपका कितना? 1 लाख तक है, याद रखिएगा, समझे? 10,000 से 1 लाख तक पावर होता है। एक वो छोटा सा, ठीक है, कोई चीज होगा तो उसको लाख गुना बड़ा वो दिखा सकता है, याद रखिएगा। अगला हम लोग का एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। तो जितना भी जीव है, याद रखिएगा, जितना भी जीव हम लोग देख रहे हैं, जो नहीं दिख रहा है, जो जीव दिख रहा है वो आपका बहुकोशिकीय जीव हो गया, और जो जीव को हम लोग नंगे आंखों से नहीं देख रहे हैं वो आपका एक कोशिकीय जीव हो गया। तो याद रखिएगा, नाम में है एक कोशिकीय जीव, ऐसा जीव जो एक कोशिका से बना है। अरे सर, क्या आप मजाक कर रहे हैं? एक कोशिका में कोई जीव हो सकता है क्या? हाँ भाई, जो जीवाणु है, जो दही बनाता है दूध से, उसमें जो आपका जीवाणु वो भी एक कोशिकीय है। एक कोशिका में भी जीव होता है, समझे? जो आपका अमीबा है वो भी आपका एक कोशिकीय है, जो पैरामीशियम है वो भी आपका एक कोशिकीय है। एक एक कोशिका में सारा काम कर लेता है। बहुकोशिकीय नाम में है बहु, जो बहुत सारे वाला बहु नहीं, जो बहुत सारे कोशिका से बना है। तो ऐसा जीव जो बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बनता है उसको बहुकोशिकीय बोलेंगे। और हम और आप, कोई भी आप जानवर देख रहे हैं, चींटी देख रहे हैं, माटा देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, वो क्या है? बहुकोशिकीय। जो दिख रहा है वो बहुकोशिकीय है। ठीक है, पौधा हो, जंतु हो, या जो सांप का छत्ता है हम लोग बोलते हैं ना, कि क्या है आपका? मशरूम है, कवक है, तो ये भी आपका क्या होगा? बहुकोशिकीय हो गया। जो शैवाल आप देखते हैं, काई जो है, वो भी क्या है आपका? बहुकोशिकीय हो गया। बाकी ये अमीबा आप देख रहे हैं, बैक्टीरिया देख रहे हैं, जिसको जीवाणु हम लोग बोलते हैं, पैरामीशियम हो गया, ईस्ट हो गया। ईस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? खमीर। ईस्ट को क्या बोलते हैं? लिख लीजिएगा, खमीर। ठीक है, ईस्ट को क्या बोलते हैं? खमीर बोलते हैं। और बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? जीवाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवाणु। तो ये जितना भी जीवाणु देख रहे हैं, अमीबा देख रहे हैं, पैरामीशियम देख रहे हैं, ठीक है, खमीर देख रहे हैं, ये सब का एक कोशिकीय है। एक एक कोशिका में सारा काम कर लेगा, खा भी लेगा, पचा भी लेगा, निकाल भी लेगा, सारा काम कर लेगा, एक एक कोशिका। तो याद रखिएगा, ये केवल एक कोशिका से बने होते हैं। ठीक है, एक ही कोशिका पूरा काम कर लेता है। ये बहुत सारी कोशिका से बने होते हैं और इनको एक काम करने के लिए बहुत सारे कोशिका मिलकर काम करते हैं। जैसे हम लोगों को देखना है तो आंख यहाँ पे काम आ रहा है, और इस आंख में बहुत सारे कोशिका है, समझ गए? तो बहुकोशिकीय याद रखिएगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना है, क्या सभी कोशिकाओं का आकार जो होता है, आकृति जो होता है, एक ही जैसा होता है? सब कोशिका का लंबाई एक ही होगा? सब कोशिका का जो आकृति होगा एक ही जैसा होगा? नहीं। अब हर एक कोशिका का डिपेंड करेगा, निर्भर करे कौन सा काम कर रहा है। याद रखिएगा, कोशिका का जो आकार होता है और जो आकृति होता है अलग अलग होता है। वो तय करे वो कौन सा काम कर रहा है। जैसा वो काम करेगा वैसा ही उसका आकार और आकृति होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। कोशिका का और आकार और आकृति किस पे निर्भर करता है? उसके काम पर। जैसा काम करेगा वैसा ही उसका आकार और आकृति हो जाएगा, समझे? अब देखिए, ये जो कोशिका आपका, ये आरबीसी है, जो खून होता है ना हम लोग में, रेड ब्लड सेल, ठीक है, वो उसका कोशिका देखिए गोलाकार है। ये आप कोशिका देखिए, ये आपका दिमाग उमाग में जो होता है, ठीक है, तंत्रिका कोशिका वो वाला है। तो यहां पे देखिए, ये वाला जो कोशिका आपका, ये मांसपेशी वाला कोशिका है। जितना भी मांस में जो कोशिका होता है ये वाला है,
ये लंबा है क्योंकि इसको नमड़ना भी है, सिकुड़ना भी है। ठीक है, तो इसका आकृति क्या है, धुरी जैसा है क्योंकि इसको गति करना है, नमड़ना भी है, सिकुड़ना भी है। ये जो है आपका तंत्रिका कोशिका है, ये लंबा भी है और इसमें शाखा भी है। देखिए ब्रांच निकला है कि नहीं, जैसे पौधा में पेड़ में ब्रांच निकलता है उसी तरह इसमें भी ब्रांच निकला है। तो ये लंबा और शाखित होता है क्योंकि इसको मैसेज पहुंचाना है, संदेश पहुंचाना है ना। कोई गर्म चीज को छूते हैं तो फटाक देकर क्या करते हैं, फटाक देकर हाथ को खींच लेते हैं, क्या है कि यहाँ पे गरम गरम यहाँ पे लगा, यहाँ से मैसेज चल गया दिमाग को कि भाई हटा ले, गरम है, जल जाएगा ना। तो कोई भी दुर्घटना होने वाला रहता है या कुछ होने वाला रहता है तो हम लोग सहम जाते हैं। तो ये सारा मैसेज कौन पहुंचाता है, यही तंत्रिका कोशिका। उसी तरह गाल का कोशिका देखिएगा चपटा होता है, जिसके कारण यह जो गाल का कोशिका है वो हम लोगों को गाल को सुरक्षित रखता है, टूट फूट नहीं हो। अलग अलग आकार है, किसके आधार पे, काम के आधार पे। तो याद रखिएगा कोशिका का आकार और आकृति अलग अलग होता है और ये किस पे निर्भर करता है, उसके काम पे निर्भर करता है। तो कोशिका क्या होता है हम लोग समझ गए। अब हम लोग बात करेंगे आखिर कोशिका काम कैसे करता है। एक कोशिका में भी जान है, जिस तरह हम लोग में जान है उसी तरह एक कोशिका में भी जान है। जिस तरह हम लोग का मृत्यु होता है उस तरह कोशिका का भी मृत्यु होता है, कोशिका का भी जन्म होता है। तो चलिए समझते हैं आखिर कोशिका काम कैसे करता है, उसका पाठ पुर्जा क्या होता है, कौन क्या काम करता है, उसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए खूब ध्यान से समझिएगा, जैसे हम लोग का शरीर को ध्यान से देखिए, इस शरीर में बहुत सारा भाग है भैया, बहुत सारा पार्ट पुर्जा है, हाथ है, कान है, आंख है, सबका अलग अलग काम है। किसी का काम है देखना, किसी का काम है पचाना, किसी का काम है खाना, है कि नहीं, अलग अलग काम है पार्ट पुर्जा का, सबका अलग। एक मेन चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेन, मस्तिष्क, ये सबसे मेन है क्योंकि इसका काम है सभी पार्ट पुर्जा को कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, कौन क्या काम कर रहा है नहीं कर रहा है, सबको देखभाल करना, ऑर्डर देना, कहीं गड़बड़ी है उसको ठीक ठाक करना है, पूरा कौन कर रहा है, कंट्रोल कौन कर रहा है, ये पूरा आपका जो दिमाग है। उसी तरह याद रखिएगा कोशिका में भी लगभग आपका वही सिस्टम होता है। तो कोशिका का जो आकार है गोलाकार हो सकता है, ठीक, ओवल हो सकता है, अलग अलग आयताकार हो सकता है, लेकिन हम लोग समझने के लिए गोलाकार बना लेते हैं। तो यह जो कोशिका है उसको हम लोग मान लेते हैं गोलाकार समझने के लिए। तो यह आपका कोशिका हो गया। बीच में होता है एक चीज जिसको हम लोग बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं, केंद्रक। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, याद रखिएगा केंद्रक। पहले मेन चीज समझ लीजिए होता क्या है कोशिका में, आखिर मेन चीज क्या होता है, फिर हम लोग पूरे पार्ट पुर्जा को समझेंगे। तो ये जो आपका कोशिका है याद रखिएगा, पहले उसका बाउंड्री याद रखिए। हर चीज का एक बाउंड्री होता है कि नहीं होता है, जैसे घर का एक बाउंड्री होता है भाई, उसी तरह जो कोशिका है उसका जो बाहरी बाउंड्री है इसी को हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा क्या बोलते हैं भाई, तो इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं इसको, कोशिका झिल्ली। ठीक है, या इसी को प्यार से हम लोग प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो कोशिका का जो बाहरी बाउंड्री है, जो बाहरी परत है, हर चीज का बाहरी एक बाउंड्री होता है कि नहीं। जैसे हम लोग के शरीर का बाहरी परत कौन है, बाहरी बाउंड्री कौन है भाई, यही तो है चमड़ा, स्किन। उसी तरह कोशिका का जो बाहरी परत, अच्छा कोशिका भाई इस समतल में नहीं है, ठीक है, वो सॉलिड होता है, ठोस होता है, याद रखिए गोलाकार होता है। तो ये हो गया आपका कोशिका का बाहरी परत, उसको हम लोग बोलेंगे कोशिका झिल्ली, या इसी को हम लोग बोलेंगे प्लाज्मा झिल्ली। और बीच में जो होता है उसको बोलेंगे केंद्रक। यह जो केंद्रक है याद रखिएगा यही होता है कोशिका का ब्रेन। ये पूरा कंट्रोल करता है कोशिका में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, पूरा देखभाल यही करता है केंद्रक। अब इसके बीच में यहां पे जो होता है एक द्रव होता है, ठीक है, एक फ्लूइड होता है पानी की तरह। इस द्रव को हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा, पूरा पानी की तरह। क्यों भाई, पानी का जरूरत क्यों आ गया, इस पानी का मतलब क्या है, इस पानी को, इस द्रव को हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। इसी को हिंदी में हम लोग बोलेंगे
कोशिका द्रव, क्या बोलेंगे, कोशिका द्रव। खूब ध्यान से समझिएगा, पूरा खेल आपका यहीं से स्टार्ट होगा, पूरा खेल आपका यहीं से स्टार्ट होगा। कोशिका द्रव ये एक द्रव है, ठीक है। तो कोशिका आप समझ गए, सेल, इंग्लिश भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सेल। और ये आपका कोशिका झिल्ली हो गया, इसी को हम लोग बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, या इसी को आप बोलिएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। केंद्रक हो गया, केंद्रक को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस हो गया। अब इसमें खास बात क्या है भैया, तो सेल का मेन पार्ट याद रखिएगा, 3 मेन पार्ट, इसके अलावा भी पार्ट्स होता है, उसका हम लोग चर्चा करेंगे। पहले मेन पार्ट समझ लीजिए। जैसे हम लोग का मेन पार्ट पुर्जा जो होता है, सब पार्ट पुर्जा तो मेने है, लेकिन सबसे मेन पार्ट पुर्जा क्या होता है, दिमाग है, लीवर है, किडनी है, लंग्स है, हार्ट है, ये सब मेन पार्ट पुर्जा है। इस सब में से कोई गड़बड़ होगा तो पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। उसी तरह कोशिका का ये सबसे मेन पार्ट होता है। अब बाहरी बाउंड्री तो समझ गए भाई, हर चीज का एक बाहरी बाउंड्री होता है जो सुरक्षा देता है। उसके बीच का एक सेंटर होता है ना, जो पूरा को कंट्रोल करेगा। अब बीच में यह जो आप पानी वाला चीज देख रहे हैं, द्रव जो देख रहे हैं, इसका काम क्या है, तो देखिए कोशिका का बहुत सारा चेला होता है, अलग अलग आकार आपको बताएंगे, घबराइए नहीं। कोशिका का बहुत सारा चेला होता है। क्यों भाई, कोशिका में बहुत सारा काम होना है, कोशिका में बहुत सारा काम होगा। कोशिका में श्वसन भी होगा, कोशिका में ऊर्जा भी बनेगा, कोशिका को सुरक्षा भी करना है, बात समझ रहे हैं। कोशिका में प्रोटीन भी बनेगा, कोशिका में वसा भी बनेगा, कोशिका में उसको काट छाट भी किया जाएगा, कोशिका में कचरा भी बनेगा, कोशिका में पचाना भी है। तो इस सब काम करने के लिए चेला वाला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो ये सब कोशिका का चेला है। तो कोशिका का ये सब जितना चेला है, लाल लाल बना है, अलग अलग उसका आकार होगा, बताएंगे, इसको बोलेंगे कोशिका का चेला। क्या बोलिएगा, कोशिका का चेला, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं कोशिकांग। क्या बोलेंगे, कोशिकांग। कोशिकांग मतलब कुछ नहीं, कोशिका का चेला। क्या बोलिएगा, कोशिका का चेला। ये सब कोशिका का चेला है, कोशिका का चेला। कोशिका का पार्ट पुर्जा हो गया जो पूरा काम करेगा। इस सब का बॉस कौन है, यही है केंद्रक, बॉस है। जो केंद्रक साहब है, जो न्यूक्लियस है, वो आपका कोशिका का क्या हो गया, बॉस। कोशिका का क्या हो गया, बॉस हो गया, याद रखिएगा, ये बॉस साहब हो गए, ब्रेन बॉस। सब चेलवा सबको बोलेंगे, रे ठीक से काम कर, तू गड़बड़ काम कर रहा है, सबका काम बांट देंगे। बोले तू प्रोटीन बना, तू क्या कर, पाचन का काम कर, तू श्वसन का काम कर, तू ऊर्जा बना। सब चेलवा कोई काम क्या करेंगे, बांट देंगे। अब ये पानी का काम क्या है भैया, अब यहां से कुछ चीज बना और यहां पे ले जाना है, बाहर से कुछ चीज दूसरे कोशिका से कुछ चीज को इस कोशिका में लाना है। तो सूखले थोड़े चल जाएगा, वाईफाई से थोड़े चल जाएगा, इंटरनेट से थोड़े चल जाएगा, ले जाने के लिए कोई ना कोई चीज तो चाहिए। उसी के लिए ये द्रव, इस द्रव में बहुत सारा मटेरियल होगा, खाद्य पदार्थ होगा, इसी में प्रोटीन होगा, इसी में आपका फैट होगा, बहुत सारा चीज होगा। तो ये किस तरह जाएगा, तो वो आपका द्रव के रूप में जाएगा। ये द्रव इसमें जाएगा, फिर बनेगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, निकलेगा, बाहर जाएगा। तो ये एक माध्यम है साइटोप्लाज्म, जिसके माध्यम से जो चीज है, जो पदार्थ है, वो आदान प्रदान होता है। तो कोशिकाएं याद रखिएगा, तो कोशिका का 4 भाग याद रखिएगा। एक बाउंड्री, जिसको हम लोग बोलेंगे कोशिका झिल्ली, इंग्लिश में बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन, प्यार से बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली। दूसरा, उसके केंद्रक में होते हैं बॉस साहब, जो पूरा कोशिका को कंट्रोल करते हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन गड़बड़ी तो नहीं कर रहा है, तेला बेला तो कौन नहीं कर रहा है, उस बॉस को हम लोग बोलेंगे केंद्रक, इंग्लिश में बोलेंगे न्यूक्लियस। और जो कोशिका का चेलवा सब है, जो पूरा कामवा करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे कोशिकांग, मतलब कोशिका का अंग। कोशिकांग मतलब क्या हो जाएगा, कोशिका का अंग, जो पूरा कोशिका का काम करेगा। कोनो श्वसन का काम करेगा, कोनो ऊर्जा बनाएगा, कोनो पाचन का काम करेगा, कोनो प्रोटीन बनाएगा, कोनो वसा बनाएगा, कोनो शॉर्ट साट के उसको पैक करेगा,
कोनो भेजने का काम करेगा, अलग अलग काम करेगा, उसको बोलेंगे कोशिकांग। अब बीच में जो द्रव है ना, ये बॉस और कोशिका झिल्ली, बॉस और कोशिका झिल्ली के बीच में जो पानी वाला आप देख रहे हैं, इस पानी को, इस द्रव को हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। इसको ध्यान रखिएगा। एक चीज और बता देते हैं जो बहुत काम का है। अब ये जो बॉस साहब है ना, इनका भी एक झिल्ली है। अच्छा, सबका झिल्ली होगा, जितना कोशिकांग है सबका झिल्ली होगा भाई, झिल्लिया होगा। जैसे हम लोग का चमड़ा जो है, स्किन, वो भी तो एक झिल्ली ना है। झिल्ली द्वारा ना कोई चीज वो अंदर जाएगा और अंदर से चीज वो बाहर आएगा। तो झिल्ली के द्वारा ही कोई चीज अंदर जाएगा और अंदर से चीज बाहर आएगा। जैसे हम लोग का ये जो स्किन है, चमड़ा है, इसमें तेल मरिए तो ये जो तेल है अंदर चल जाता है, और पसीना जो है इस चमड़ा से, इस स्किन से बाहर भी आता है। तो झिल्ली के द्वारा जो है पदार्थ कुछ अंदर जाएगा और कुछ पदार्थ बाहर भी आता है। तो जितना भी आप कोशिकांग देखिएगा सब झिल्ली में होगा, सबका एक बाउंड्री होगा, सब में छोटा छोटा छिद्र होगा, जिसे कोई चीज अंदर जाए और कोई चीज बाहर है। सब में क्या होगा? छिद्र होगा। याद रखिए, जितना भी कोशिकांग देख रहे हैं, ये जितना भी कोशिका देख रहे हैं, इस कोशिका का ये जो बाउंड्री है, इसमें भी छिद्र होगा, इसमें भी क्या होगा? छिद्र होगा, ये सब में छिद्र होगा। जो उसका पार्ट पुर्जा है, उसका जो चेलवा सब है, उसमें भी छिद्र होगा। तब ना चेलवा सब कुछ सामान बनाएगा तो बाहर निकालेगा, कुछ सामान अंदर ले आएगा, तो सब में छिद्र होगा, याद रखिएगा। ठीक है, सब क्या होगा? झिल्ली टाइप का होगा। समझ गए? तो बॉस समझ गए, ये जो द्रव है समझ गए, द्रव के सहारे मटेरियल जाएगा और आएगा, कहीं सूखा में नहीं जाएगा, सूखा में चीज नहीं जाएगा। वाईफाई नहीं है जो डायरेक्ट चल जाएगा सामान, सामान को ले आने के लिए क्या चाहिए? कोशिका द्रव चाहिए। यही द्रव बह होके जाएगा, फिर बाहर आएगा, फिर निकलेगा। तो ये ध्यान रखिएगा। अब यह जो केंद्रक है आपका, केंद्रक का यह जो बाउंड्री है, केंद्रक का भी तो बाउंड्री है, इसका स्पेशल नाम है, याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलेंगे केंद्रक झिल्ली। कोशिका का जो झिल्ली है, कोशिका जो बाउंड्री है, कोशिका झिल्ली। केंद्रक का जो झिल्ली है उसको हम लोग बोलेंगे प्यार से केंद्रक झिल्ली। क्या बोलेंगे? केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली। अच्छा, कोशिका के अंदर ये वाला द्रव था, उसी तरह केंद्रक के अंदर भी द्रव होगा। यहां पे भी आपका क्या होगा? द्रव होगा, एक पानी टाइप का होगा। ठीक है, एक पानी टाइप का होगा, यहां पे भी आपका पानी टाइप का होगा। इस पानी को हम लोग बोलेंगे, याद रखिएगा, केंद्रक द्रव। क्या बोलेंगे? केंद्रक द्रव, केंद्रक द्रव, केंद्रक द्रव बोलेंगे। तो कोशिका द्रव ये वाला पानी, ये वाला जो पानी है केंद्रक द्रव, और ये वाला जो पानी है उसको बोलेंगे कोशिका द्रव, और केंद्रक के अंदर जो पनिया होगा, जो द्रव होगा, उसको हम लोग बोलेंगे केंद्रक द्रव। और आगे आपको बताएंगे, दोनों पनिया को मिला दीजिएगा, जो कोशिका का द्रव है और जो केंद्रक का द्रव है, दोनों को मिला दीजिएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। इसको इंग्लिश में भी लिख देते हैं केंद्रक झिल्ली, इसी को हम लोग बोलेंगे इंग्लिश में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, मेम्ब्रेन मतलब याद रखिएगा, बार बार आएगा, मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली, और केंद्रक द्रव को हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। इंग्लिश नाम भी आप जरूर याद रखिएगा मेन टर्म का। तो ये चीज आपको आना चाहिए। कोशिका का जो बाउंड्री है उसको बोलेंगे कोशिका झिल्ली, ठीक है, या प्लाज्मा झिल्ली। उसके अंदर जो बॉस साहब है, जो केंद्र में है, उसको केंद्रक बोलेंगे। ये ब्रेन होता है, पूरा कंट्रोल करता है। और कोशिका का जो चेला सब है, जो काम करता है, उसको कोशिकांग बोलेंगे। कोशिका का चेला होता है, पूरा काम करता है। कोशिका के अंदर जो द्रव है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म बोलेंगे, कोशिका द्रव बोलेंगे। और बॉस साहब के अंदर जो पानी है ना, केंद्रक के अंदर जो पानी है उसको केंद्रक द्रव बोलेंगे, ठीक है। और केंद्रक का जो बाउंड्री है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? केंद्रक झिल्ली बोलेंगे। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत काम आएगा। अब चलिए, जितना भी कोशिका का चेला है, सब कोशिकांग है, उसका काम क्या है और उसका नाम क्या है, उसको हम लोग देखते हैं। तो ये अगर समझ गए तो पूरा चैप्टर को आप समझ जाइएगा। यही पूरा चैप्टर का निचोड़ है। देख रहे हैं, ये जो लिखे हैं ना पूरा, इसको आपको पूरा निचोड़ यहाँ पे बता देते हैं। इसको समझ गए तो पूरा चैप्टर आप समझ जाइएगा, कोशिकांग और उसका कार्य। इसको पढ़ लीजिए, इसी को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन मोटा मोटी बात पहले दिमाग में हम लोग फिक्स कर ले। तो चलिए, कोशिका का जितना भी पार्ट है उस सब के बारे में मोटा मोटी बात हम लोग जान जाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आपको हम बताए थे
सेल मेम्ब्रेन मतलब कोशिका झिल्ली के बारे में। तो कोशिका का जो बाहरी बाउंड्री होता है, बाहरी परत होता है, उसी को बोलते हैं कोशिका झिल्ली। तो घर का हम लोग का जो बाउंड्रिया होता है वो किसका काम करता है? गेट कीपर का। क्योंकि बाउंड्री से ही कोई लोग आएगा और उसी से कोई लोग बाहर जाएगा, तो बाउंड्री जो होता है गेट कीपर का काम करता है। इसीलिए जो सेल मेम्ब्रेन है, जो कोशिका झिल्ली है, उसको हम लोग बोलते हैं भाई गेट कीपर है। ठीक है, यही तय करेगा जो कौन सा पदार्थ अंदर आएगा और कौन सा पदार्थ बाहर जाएगा। तो याद रखिएगा, कोशिका झिल्ली को गेट कीपर कहते हैं, क्योंकि यही तय करता है जो कोशिका के अंदर कौन सा पदार्थ आएगा और कौन सा पदार्थ कोशिका से बाहर जाएगा। गेट कीपर है, इसके बिना आप ना अंदर जा सकते हैं ना बाहर आ सकते हैं। दूसरा है साइटोप्लाज्म, जिसको हम लोग बोलते हैं कोशिका द्रव। तो कोशिका के अंदर जो द्रव होता है, जिसमें सारा कोशिका का चेलवा सब काम करता है, उस द्रव को हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव बोलते हैं। तो कोशिका का कार्य स्थल यही है, इसी में कोशिका का पूरा काम होता है। तो कोशिका का कार्य स्थल जो है कौन है? कोशिका द्रव है। ठीक है, कोशिका की अधिकांश रासायनिक क्रिया जो है यहीं पे होता है। समझ गए? तीसरा है न्यूक्लियस। ये तीन को मेन पार्ट है, याद रखिएगा। तीसरा है आपका केंद्रक। केंद्रक को हम लोग बोलते हैं, यह जो होता है कोशिका का ब्रेन होता है। कोशिका का क्या होता है? ब्रेन होता है। कोशिका का ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है कोशिका का। इसी को हम लोग बोलते हैं यह कोशिका का कंट्रोल सेंटर होता है, मतलब यह कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। पूरा कोशिका का जितना भी काम होता है सबको नियंत्रण यही करता है। कौन? न्यूक्लियस, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं केंद्रक। चौथा आप याद रखिएगा गुणसूत्र। गुणसूत्र क्या है भैया? तो कोशिका से फिर नया कोशिका बनेगा। जिस तरह हम लोग से एक नया पीढ़ी का जन्म होता है माता पिता से, उस माता पिता का ही तो गुण जाता है उस बच्चा में, उसी तरह किसी कोशिका से नया कोशिका बनेगा। तो कोशिका विभाजित होकर टूट कर एक नया कोशिका बनाएगा, तो उस नए कोशिका में जो गुणवा जाएगा उसी कोशिका से न जाएगा। तो गुण को कौन रखता है? तो यही भाई साहब। तो याद रखिएगा, जो क्रोमोजोम होता है, जो गुणसूत्र होता है, गुण को रखता है। नाम में है, देखिए नाम है गुणसूत्र, जो गुण को रखे। तो जो कोशिका के बारे में गुण को रखता है, ठीक है, जो अगला पीढ़ी में कौन सा गुण जाएगा, ओकर नाक कैसन होगा, ओकर आंख कैसन होगा, ओकर कान कैसन होगा, मोटा होगा कि पतला होगा, लंबा होगा कि नाट होगा, सच्चा होगा कि झूठा होगा, कैसा होगा, ये सब तय करेगा यही गुणसूत्र। समझ गए? तो यह जो है आनुवांशिक जानकारी को धारण करता है, यह आनुवांशिक जानकारी को अपने पास रखता कौन? गुणसूत्र। अगला चेला है कोशिका का राइबोसोम। ये भाई साहब क्या करता है? ये भाई साहब को बोला जाता है प्रोटीन फैक्ट्री है। ये प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। इसको बोला जाता है प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि यह प्रोटीन बनाता है। अगला है कोशिका का चेला माइटोकॉन्ड्रिया। ये भाई साहब क्या करते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है ऊर्जा बनाना। क्या बनाना? ऊर्जा। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपका, ये पावर हाउस हो गया। कोशिका का क्या हो गया? पावर हाउस हो गया, मतलब ये ऊर्जा बनाने का काम करता है। ठीक है, भोजन से क्या बनाता है? ऊर्जा बनाता है। अगला चेला है कोशिका का, उसका नाम है, याद रखिएगा, ER, प्यार से बोलते हैं ER। इसका पूरा नाम होता है अंतःद्रवी जालिका। क्या बोलते हैं? अंतःद्रवी जालिका। ठीक है, थोड़ा बड़ा नाम है, इसको शॉर्ट में ER बोलेंगे। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, थोड़ा सा इंग्लिश नाम थोड़ा आसान है। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा ऐसे होता है। इसका काम होता है फैक्ट्री की तरह होता है बनाना। इसका काम होता है संश्लेषित करना। तो यह जो होता है पदार्थ को बनाता है, प्रोटीन को, वसा को, समझे, झिल्ली को, ये सब बनाता है। तो इसका काम होता है पदार्थ को बनाना, इसीलिए ठीक है इसको संश्लेषित फैक्ट्री भी हम लोग बोलते हैं। बनाता भी है और पहुंचाता भी है। तो बनाने का काम और परिवहन का काम इसी का है। उसके बाद मटेरियल बन गया, तो कच्चा माल तो तैयार हो गया, बन गया। अब कच्चा माल को सोट साट करने का काम, उसको कहां कहां पहुंचाना है, उस सब काम करता है, याद रखिएगा, गोल्जी तंत्र। याद रखिएगा, गोल्जी तंत्र। पोस्ट ऑफिस की तरह होता है। जैसे पोस्ट ऑफिस में हम लोग कोई चीज को पहुंचा दिए
अब उसको कहां भेजना है, उस सारा काम कौन करता है, पोस्ट ऑफिस। तो गोल्जी तंत्र जो होता है पोस्ट ऑफिस की तरह होता है। जो पदार्थ उसके पास आता है उसको संशोधित करता है, शॉर्ट सार्ट करता है, फिर उसको पैक करता है और जहां पे पहुंचाना है वहां पे वो पहुंचा देता है। तो पोस्ट ऑफिस जो है आपका गोल्जी तंत्र, वो पोस्ट ऑफिस की तरह, इसका 3 गो काम है। एक मटेरियल को शॉर्ट सार्ट करना मतलब संशोधित करना, दूसरा हो गया उसको पैकिंग करना, और तीसरा काम हो गया उसको फिर पहुंचाना। उसके बाद याद रखिएगा अगला एक कोशिका का चेला होता है लाइसोसोम। इसका काम है पचाने का, ठीक है, ये चीजों को पचाता है और पचा के जो कचरा वचरा जो रहता है उसको भी साफ कर देता है। तो यह जो है आपका सफाई तंत्र है, ठीक है। यह जो कचरा होता है मतलब अवशिष्ट जो होता है या पुराना पदार्थ या कोशिका उशिका का कोई अंग मर गया या कोशिका मर गया तो उसको साफ करके खत्म कर देता है। अगला आपका रसधानी। अब देखिए, अब पेट वोट में हम लोग का खाना वाना रखने के लिए जगह रहता है कि नहीं, उसी तरह घर में भी जगह रहता है, स्टोर हाउस। उसी तरह कोशिका जो है वो भी अपने अंदर एक खाली जगह रखता है ताकि पदार्थ उदार्थ को उसमें रखेंगे। तो कोशिका के अंदर जो खाली जगह रहता है जहां पे कुछ मटेरियल को रखता है ना, स्टोरेज टैंक रहता है, भंडार गृह रहता है, उसको बोलते हैं रसधानी। इसी में कुछ मटेरियल को यह रखता है, ठीक है। इसी की वजह से कोशिका जो थोड़ा फूला फूला रहता है, जैसे हम लोग पेट में खाना वाना रखते हैं तो फूला फूला रहता है पेट, उसी तरह। अगला आपका सेंट्रियोल। सेंट्रियोल याद रखिएगा यह केवल आपका जंतु कोशिका में होता है। यह क्या करता है, ठीक है, जब कोशिका विभाजन होता है तो उसमें मदद करता है, समझे। कोशिका विभाजन में क्या करता है, मदद करता है। अगला आपका हरित लवक। ये दोनों जो है आपका याद रखिएगा ये केवल आपका पेड़ पौधा में होता है, पादप कोशिका में। पादप मतलब पेड़ पौधा, याद रखिएगा, तो पेड़ पौधा में ही होगा, ठीक है। हरित लवक क्या करता है, ये पौधा को खाना बनाने में मदद करता है। तो जो भी हरे पौधे होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है और ये खाना बनाने में मतलब प्रकाश संश्लेषण करने में मदद करता है, क्योंकि इसके अंदर होता है आपका क्लोरोफिल। तो इसको बोलते हैं फूड फैक्ट्री, क्योंकि ये खाना बनाने में पौधा को क्या करता है, मदद करता है। इसको फूड फैक्ट्री बोलते हैं। अब कोशिका भित्ति क्या होता है भैया, तो ये पौधा में ही केवल होता है। अब देखिए पौधा को चाहिए डबल सुरक्षा। कोशिका झिल्ली तो हिले है, कोशिका झिल्ली जंतु में भी है, कोशिका झिल्ली पौधा में भी है, लेकिन पौधा भैया अपना सुरक्षा तो कर नहीं सकता है। हम लोग को अपना सुरक्षा करना है तो कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, हट सकते हैं, कोई मारने आएगा तो भाग सकते हैं, कुछ कट फट जाए तो मलहम वलम लगा सकते हैं। लेकिन पौधा बेचारा क्या करेगा, कोई इसको ठोक दे, कोई मार दे, कोई काट दे ना, टूट फूट जाए तो क्या करेगा बेचारा। तो अपना सुरक्षा के लिए पौधा में एक और बाउंड्री होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। तो याद रखिएगा पौधा में एक और बाउंड्री होता है जिसको कोशिका भित्ति बोलते हैं, और ये थोड़ा सा मजबूत होता है, लचीला नहीं होता है, ठीक है। तो यह जो होता है आपका प्रोटेक्टिव वॉल होता है, ये ऐसा दीवार होता है जो उसको सुरक्षा देता है, ठीक है। तो यह कोशिका को मजबूती देता है, सुरक्षा देता है, और पौधा का जो आकार होता है उसको दृढ़ रखता है, मजबूत रखता है। तो इस सारा चेला के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब इसी सारे चेला को, जो भी कोशिका का चेला है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग एक एक चेला को खूब डिटेल में पढ़ेंगे। तो कोशिकांग समझ गए, कोशिका का जो चेला है, कोशिका के अंदर जो विशिष्ट संरचना है, जो बहुत ही विशिष्ट काम करता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोशिकांग बोलेंगे। अब आ जाइए ये बिंदु पे, तो आपको बता दिए कोशिकांग क्या है। कोशिका के अंदर पाई जाने वाले विशेष संरचना जो विशिष्ट कार्य करते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोशिकांग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोशिकांग। तो कोशिका के अंदर पाई जाने वाली विशेष संरचना है जो विशिष्ट काम करती है उसको क्या बोलेंगे, कोशिकांग बोलेंगे। सिंपल में कोशिका का चेला, ठीक है। ये कोशिका के क्या होते हैं, वर्कर्स होते हैं जो बहुत सारे काम करते हैं। मैंने आपको कोशिका झिल्ली बता दी है, केंद्रक बता दिए, कोशिका द्रव बता दिए, ये सारा चीज आपको बता दिए। अब आ जाइए यहाँ पे, अब कुछ कोशिकांग खास याद रखिएगा, ठीक है। कुछ कोशिकांग ऐसे होते हैं जिसमें डबल झिल्ली होता है। डबल झिल्ली ये क्वेश्चन पूछ लेता है, याद रखिएगा। जो न्यूक्लियस है आपका, नाभिक यहाँ पे लिखा गया, जो केंद्रक है आपका, याद रखिएगा केंद्रक, जो केंद्रक है या माइटोकॉन्ड्रिया है या हरित लवक है, ये तीनों आपका ऐसा कोशिकांग है जिसमें 2 गो झिल्ली है। कौ झिल्ली है, 2 गो। उसके बाद राइबोसोम और सेंट्रोसोम आपका ऐसा है जिसमें झिल्लियां नहीं है। ले भाई, इसमें झिल्लियां नहीं है, तो बोलेगा ऐसा कोशिकांग जिसमें झिल्ली नहीं है, फटाक देकर बोल दीजिएगा राइबोसोम और सेंट्रोसोम। ऐसा कोशिकांग
जिसमें डबल झिल्ली है, दो झिल्ली है, तो क्या बोलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया बोल दीजिएगा, केंद्रक बोल दीजिएगा और हरित लौक बोल दीजिएगा। ऐसा कोशिकांग जिसका अपना डीएनए है, तो एगो तो केंद्रक में अपना डीएनए है, दूसरा याद रखिएगा हरित लवक में अपना डीएनए है, और एक माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसको क्या कीजिएगा? डायरेक्ट आप याद रखिएगा। ठीक है, डायरेक्ट आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। अब एक एक करके जितना भी चेलवा हम लोग पढ़े हैं, कोशिका झिल्ली हो तब, कोशिका द्रव हो तब, सबको अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। होता क्या है, उसका संरचना क्या है और उसका काम क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और मजा आ रहा है तो थोड़ा दिल से बीच बीच में कुछ सेकंड निकाल के वीडियो को कर दीजिए लाइक और दिल से कर दीजिए सब्सक्राइब। थोड़ा हमारा भी हिम्मत बढ़े भाई, इतना दिल से पढ़ा रहे हैं, फैन भी नहीं चला रहा है ताकि आवाज इसमें डिस्टर्ब हो जाएगा, आवाज आ जाएगा, और आप उतना नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगला वीडियो अगर चाहिए तो दिल से लाइक और सब्सक्राइब होना चाहिए। जितना लाइक होगा उतना जल्दी हम वीडियो बनाएंगे, और जितना सब्सक्रिप्शन आप बढ़ाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, उतना बेस्ट वीडियो बनेगा। ठीक है, मैथ भी पढ़ा रहे हैं, साइंस भी पढ़ा रहे हैं, एसएसटी भी अगर सिलेबस आ जाएगा, न्यू बुक आ जाएगा, एसएसटी भी पढ़ाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कोशिका झिल्ली क्या होता है। तो कोशिका झिल्ली को तो हम लोग जान लिए, अब डिटेल में जानते हैं कोशिका झिल्ली को। तो आपको बता दिए, कोशिका का जो सबसे बाहरी परत जो होता है, कोशिका का जो सबसे बाहरी परत होता है, जो सबसे बाहरी आवरण होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कोशिका झिल्ली, या इसी को हम लोग प्यार से बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली। समझ गए? अब यह जो आपका झिल्ली है ना, याद रखिएगा, ये आपका जीवित होता है। क्यों जीवित बोल रहे हैं? क्योंकि एक और परत होता है जो आपको बताया ना, कोशिका भित्ति, वो आपका जीवित नहीं होता है, वो निर्जीव होता है, इसलिए यहाँ पे एक शब्द है जीवित। कोशिका का जो सबसे बाहरी परत होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली बोलते हैं। अब इसका काम क्या होता है? तो कोशिका झिल्ली ही तय करता है कि कौन सा पदार्थ अंदर आएगा और कौन सा पदार्थ बाहर जाएगा। क्लियर हो गया? तो यह पदार्थों के प्रवेश एवं निकास को नियंत्रित करता है, मतलब कौन सा पदार्थ अंदर आएगा, कौन सा पदार्थ बाहर जाएगा, यही तय करेगा। और इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं, यह कोशिका का गेट कीपर होता है। कोशिका का होता है गेट कीपर, क्योंकि इसी के हाथ में है भैया इधर से कौन आएगा और अंदर से कौन बाहर जाएगा। समझ गए? अब आपको समझना है इसका कार्य क्या है भैया। बहुत सारा काम हो गया। अब यह जो है बाउंड्री है, यह कोशिका को क्या कर रहा है? सुरक्षा दे रहा है। तो बाउंड्री पर जो गेट कीपर होता है वही ना हम लोगों के घर को सुरक्षा देता है। कहीं वही तय करेगा कौन अंदर आएगा, चोर आएगा, डाकू आएगा तो रोक देगा, गलत आदमी आएगा तो रोक देगा। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली जो है यह कोशिका को सुरक्षा देता है और एक निश्चित आकार भी देता है। भाई किसी भी चीज का जो बाउंड्री होता है वही ना उसको आकार दे रहा है। यह अगर जो बाउंड्री है यह अगर ऐसे हो जाए तो इसका आकार ऐसे हो जाएगा। तो यह जो आपका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली, यह सुरक्षा भी दे रहा है और कोशिका को एक निश्चित आकार भी दे रहा है ना। अगर कोशिका झिल्ली आयताकार हो जाएगा तो कोशिका का आकार कैसे हो जाएगा? आयताकार हो जाएगा। कोशिका झिल्ली अगर गोलाकार हो गया तो कोशिका का आकार कैसे हो जाएगा? गोलाकार हो जाएगा। दूसरा चीज, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, याद रखिएगा, एनसीईआरटी में दिया है। यह जो कोशिका झिल्ली होता है यह चयनात्मक परागमय होती है, क्योंकि यह केवल विशिष्ट पदार्थों को ही आने जाने देती है। इसका मतलब क्या है? देखिए, यह जो झिल्ली मतलब याद रखिएगा, जैसे हम लोग चिकन उकन मटन वटन लेके आते हैं तो झिल्ली टाइप का रहता है, देखते हैं। झिल्ली मतलब आपको आर पार खूब छेद दिखेगा। मांस जब ले आएगा तो आर पार आपको नहीं दिखेगा, लेकिन झिल्लिया में आपको आर पार दिखेगा। झिल्ली में आर पार पानी खूब पास होता है, जैसे चमड़ा हो गया हम लोग का, वो आर पार खूब पास होगा पानी। ठीक है, उसी को झिल्ली समझते हैं। तो जो कोशिका झिल्ली है उसको हम लोग चयनात्मक परागमय बोल रहे हैं। चयनात्मक परागमय, इंग्लिश में बोलेंगे सिलेक्टिवली परमेएबल। परागमय का मतलब हो गया जो जाने दे रहा है, चयनात्मक का मतलब हो गया जो सबको जाने नहीं दे रहा है, कुछ ही को जाने दे रहा है, जिसको चाह रहा है उसी को जाने दे रहा है। तो यह जो होता है, याद रखिएगा, कोशिका झिल्ली जो होता है वो चयनात्मक परागमय होता है, क्योंकि यह कुछ ही को जाने देता है और कुछ ही को आने देता है, सबको आने जाने
नहीं देता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कोशिका झिल्ली जो होता है वो चयनात्मक परागमय होता है। ये क्वेश्चन पूछेगा कि कोशिका झिल्ली जो होता है वो चयनात्मक परागमय क्यों होता है, तो बोलेगा क्योंकि यह केवल विशिष्ट पदार्थों को ही आने और जाने दे, सबको जाने नहीं देगा और सबको आने नहीं देगा, ये केवल कुछ ही विशेष पदार्थों को आने देगा और जाने देगा जो इसके हिसाब से सही लगेगा। अब इसके संरचना के बारे में एनसीईआरटी में दिया है, ठीक है, उसको हम थोड़ा जान लेते हैं। एक मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इसका जो संरचना को देखेगा, इस तरह एनसीईआरटी में फोटो बनाया होगा और बोला होगा कि ये मॉडल जो है आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। क्यों? अब देखिए कोशिका झिल्ली जो बना है, याद रखिएगा ये लिपिड और प्रोटीन से बना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जीके में भी ये आ जाता है, लिपिड और प्रोटीन से। तो कोशिका झिल्ली किससे बना भाई, तो यह बना है, आप याद रखिएगा लिपिड और प्रोटीन से। किससे बना है? लिपिड और प्रोटीन से। अब खास बात क्या है, यह जो लिपिड है आपका झिल्ली की तरह है, ठीक है, और यह जो लिपिड आप देख रहे हैं उसमें दो लेयर है, एक ऊपर देखिए ये लिपिड आपका ऊपर वाला लिपिड अलग है और नीचे वाला लिपिड जो है अलग है। तो यहाँ पे जो आप लिपिड देख रहे हैं, लिपिड अगर कोई पूछे लिपिड क्या है तो वसा, वसा क्या है? चर्बी, जो चर्बी हम समझते वही तो वसा है, उसी को इंग्लिश में लिपिड बोला जाता है, ठीक है। तो वसा का ही रूप है लिपिड, ठीक है, वसा का ही रूप क्या है? लिपिड। तो याद रखिएगा लिपिड मतलब वसा, लिपिड और प्रोटीन मिलकर बनाता है कौन? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली किससे बना होता है? लिपिड और प्रोटीन से। तो यहाँ पे जो लिपिड है आपका वो आपका द्विस्तर में, दो लेयर में, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है। अब इसमें जो प्रोटीन है, प्रोटीन एक जगह नहीं है, बिखरा हुआ है। प्रोटीन कैसा है? बिखरा हुआ, याद रखिएगा। और बिखरा हुआ अगर चीज है, एक जगह नहीं है, टुकड़ा टुकड़ा में बिखरा हुआ है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मोज़ेक। क्या बोलते हैं? मोज़ेक। अभी जो लड़ाई छिड़ा हुआ है ना अमेरिका में और ईरान में, तो ये मोज़ेक शब्द जो है बहुत ही फेमस हो गया है, क्योंकि ईरान का जो सिस्टम है, याद रखिएगा, बहुत फेमस हो गया है। ईरान का जो सिस्टम एक जगह नहीं है, ईरान का जितना भी स्टेट है बटा हुआ है, सब जगह से अपना अपना युद्ध लड़ रहा है। इसी को बोलते हैं मोज़ेक सिस्टम, मतलब एक जगह नहीं, बिखरा हुआ। तो मोज़ेक मतलब याद रखिएगा बिखरा हुआ। तो यहाँ पे जो प्रोटीन होता है ना वो बिखरा हुआ, एक जगह नहीं है। प्रोटीन जो है आपका बिखरा हुआ है, एक जगह नहीं है। और यह जो प्रोटीन है आपका वो आपका गेट की तरह है। किसके तरह है? गेट की तरह है। गेट की तरह है, इधर से जो चीज मटेरियल है वो पास करेगा। तो याद रखिएगा यहां पे आपका ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? देखिए यहाँ पे लिपिड और प्रोटीन के अणु जो है स्वतंत्र रूप से गति कर रहे हैं, चल रहे हैं, घूम रहे हैं, लचीले हैं। जो आपका प्रोटीन है और जो लिपिड है वसा है वो आपका खूब घूम रहा है, इसीलिए इसको हम लोग फ्लूइड बोल रहे हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है, जो कोशिका झिल्ली है उसमें जो लिपिड है और प्रोटीन है खूब गति कर रहा है, इसीलिए इसको फ्लूइड बोल रहे हैं। दूसरा जो प्रोटीन लिपिड है, ठीक है, दूसरा जो प्रोटीन है आपका वो लिपिड का जो द्विस्तर है, लिपिड का जो डबल लेयर है उसमें बिखरा हुआ है, ठीक है। जो आपका लिपिड का डबल लेयर है वहां पे प्रोटीन आपका क्या है? बिखरा हुआ है। और इस बिखरे हुए प्रोटीन का जो मॉडल है, जो सिस्टम है, उसको बोलेंगे मोज़ेक। यहाँ पे दो सिस्टम हो गया, एक तरल और एक मोज़ेक। तरल मतलब घूम सकता है और मोज़ेक मतलब बिखरा हुआ है। तो जो आपका लिपिड है और प्रोटीन है वो कुछ घूम भी रहा है और कुछ प्रोटीन जो है इस द्वीप परत में बिखरा हुआ है। इसीलिए जो कोशिका झिल्ली का जो संरचना है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो कोई पूछेगा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है, तो आप बोलेगा देखिए कोशिका झिल्ली जो है वो लिपिड से बना है और प्रोटीन से बना है, और लिपिड और प्रोटीन जो है एक तरल पदार्थ की तरह है, वो स्वतंत्र होकर घूमते रहते हैं, इसीलिए इसको फ्लूइड कहा गया है। जबकि जो प्रोटीन है वह लिपिड के द्वीप परत में बिखरा हुआ है, इसलिए इसको मोज़ेक भी बोला गया है। और दोनों को मिलाकर हम बोल सकते हैं जो कोशिका झिल्ली की जो संरचना है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। इस चीज को आप लिख लीजिएगा। चलिए अगला हम लोग समझते हैं केंद्रक। केंद्रक होता क्या है? केंद्रक के बारे में बता दिए भाई। यह जो होता है आपका कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। पूरे कोशिका का पूरा कार्य को, पूरा
काम को यही देखता है, कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है, गड़बड़ी कर रहा है, क्या कर रहा है, सबको नियंत्रण कौन करेगा, यही भाई साहब केंद्रक। मतलब ये बॉस हो गए, क्या हो गए, बॉस। समझ गए, क्या हो गए, बॉस हो गए। अब यह जो आपका केंद्रक है, यह जो आपका केंद्रक है उसका भी तो झिल्ली है, तो केंद्रक का जो झिल्ली होता है उसको बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। केंद्रक का जो झिल्ली होता है उसको क्या बोलेंगे, केंद्रक झिल्ली। और केंद्रक के अंदर भी एक द्रव होता है, जिस तरह कोशिका के अंदर द्रव होता है कोशिका द्रव, उसी तरह केंद्रक के अंदर भी द्रव होता है। कोशिका के अंदर द्रव होता है कोशिका द्रव, उसी तरह केंद्रक के अंदर भी द्रव होता है, उसको बोलते हैं केंद्रक द्रव। क्या बोलते हैं, केंद्रक द्रव। सिंपल हो गया। उसके बाद केंद्रक में तो उसमें भी छेद होगा, बोले ना जितना भी आपको पाठ पुर्जा दिखेगा कोशिका का, सब में छोटा छोटा छिद्र होता है, तभी तो कोई मटेरियल अंदर जाएगा और मटेरियल बाहर आएगा। ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा, इस केंद्रक के अंदर एक मटेरियल होता है जो बहुत डिटेल में आपको पढ़ाएंगे, जिसका नाम है क्रोमैटिन। ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा। क्रोमैटिन, इसी को हम लोग, इसी का रूप होता है क्रोमोजोम। क्या होता है, क्रोमोजोम। ये क्या करता है, यही आपको बताया था ना, यही आपका अगला पीढ़ी कैसा होगा, अगला कोशिका कैसा बनेगा, उसका यह इंफॉर्मेशन रखता है। अगला कोशिका का चाल चलन कैसा होगा, उसका सारा जानकारी यही रखता है। तो यह जो है आपका वंशानुगत जानकारी रखता है। जो अगला जो वंश बनेगा, काला होगा, गोरा होगा, कैसा होगा, सारा जानकारी यही रखता है। तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो केंद्रक को हम लोग बोलते हैं भैया ये ब्रेन है। सेल का क्या है, ब्रेन है। सेल का मस्तिष्क है। सेल का कंट्रोल सेंटर है, नियंत्रण केंद्र है, क्योंकि पूरा कोशिका को यही संभाल रहा है, पूरा देख रेख यही कर रहा है। तो केंद्रक के संरचना में आपको 3 संरचना याद रखना है। एक केंद्रक झिल्ली हो गया, ठीक है, केंद्रक का जो बाउंड्री है उसको केंद्रक झिल्ली बोलेंगे। अच्छा, केंद्रक झिल्ली जो है आपका, इसमें 2 परत होगा। कितना परत होगा, 2 परत। आपको पहले भी बताए थे, कितना परत होगा, 2 परत होगा, याद रखिएगा। ठीक है। इसके अंदर का जो द्रव होगा उसको केंद्रक द्रव बोलेंगे, और इसके अंदर एक मटेरियल होगा जिसको हम लोग क्रोमैटिन बोलेंगे, और यह जो होगा वंशानुगत जानकारी को रखता है। जो अगला जो पीढ़ी होगा, अगला जो कोशिका हम बनाएंगे, उसका चाल चरित्र कैसा होगा, लंबा होगा, नाटा होगा, बौना होगा, हाथ कैसा होगा, आंख कैसा होगा, इस सारा जानकारी ये रखता है क्रोमैटिन। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, क्रोमैटिन क्या होता है, क्रोमोसोम्स क्या होता है, डीएनए क्या होता है, सब चीज आपको बताएंगे। तो समझ गया केंद्रक के काम क्या है भैया, तो कोशिका के सभी क्रिया को नियंत्रण करता है। एक काम में है, जो भी क्रिया हो रहा है कोशिका के अंदर सबको कंट्रोल करना, नियंत्रण करना। ठीक है। उसके बाद यह प्रोटीन भी बनाता है, और वंशानुगत जो भी गुण है उसको यह ट्रांसफर भी करता है। वंशानुगत जो गुण है उसको रखता है और उसको ट्रांसफर भी करता है। तो ये याद रखिएगा। तो प्रोटीन बनाने का भी काम किसका है, केंद्रक का है। ठीक है। कोशिका विभाजन भी काम किसका है, केंद्रक का है। वंशानुगत गुण को रखने का और उसको भेजने का दूसरा कोशिका में काम किसका है, इसी का है। तो बहुत मेन चीज है। एक तो पूरा कोशिका का जितना भी अंग है उसको कंट्रोल करेगा, दूसरा जो है प्रोटीन बनाएगा, कोशिका विभाजन करेगा, तीसरा वंशानुगत जो जानकारी है उसको रखेगा और उसको अगला कोशिका में भेजेगा। उसके बाद यहाँ पे खास बात याद रखिएगा, सभी कोशिका में आपको केंद्रक तो मिल जाएगा। जितना भी कोशिका है, किसी भी अंग का कोशिका हो, किसी भी जीव का कोशिका हो, वहां पे आपको मिल जाएगा केंद्रक। लेकिन आरबीसी जो है आपका, लाल रक्त कोशिका जो है, जो हमारे रक्त में होता है, लाल रक्त कोशिका, उसमें जो होता है केंद्रक नहीं होता है। उसमें केंद्रक नहीं होता है, क्योंकि केंद्रक नहीं होने के कारण फायदा हो जाता है, वो ज्यादा से ज्यादा हेमोग्लोबिन को रख लेता है, और ज्यादा से ज्यादा हेमोग्लोबिन होने के कारण ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा हम लोग खींच पाते हैं, तो इससे फायदा हो जाता है। तो आरबीसी में याद रखिएगा, केंद्रक नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, जिससे वह अधिक से अधिक हेमोग्लोबिन रख पाता है, जिससे वह अधिक से अधिक ऑक्सीजन भी खींच पाता है। तो ये हो गया आपका केंद्रक के बारे में। ठीक है। तो केंद्रक के बारे में आपको जानकारी याद रखना है। केंद्रक का जो बाहरी परत होता है, बाउंड्री होता है, उसको केंद्रक झिल्ली बोलेंगे। केंद्रक के अंदर जो द्रव होता है उसको केंद्रक द्रव बोलेंगे। केंद्रक के अंदर एक और मटेरियल होता है जिसको क्रोमैटिन बोलेंगे, जो वंशानुगत जानकारी रखता है। केंद्रक का काम क्या है, ये प्रोटीन बनाता है।
कोशिका विभाजन में काम आता है। तीसरा, वंशानुगत जो जानकारी है उसको रखता भी है और उसको दूसरे कोशिका में ट्रांसफर भी करता है। ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है। किसमें केंद्रक नहीं होता है? तो आरबीसी कोशिका जो होता है उसमें केंद्रक नहीं होता है। अब हम लोग देखेंगे कोशिका द्रव क्या होता है। तो कोशिका द्रव आपको बता चुके हैं, उसी को अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो आपको बता चुके हैं कोशिका के अंदर का जो द्रव होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव। ठीक है, तो कोशिका के अंदर जो जेली के जैसा द्रव होता है उसको हम लोग कोशिका द्रव बोलते हैं। इसी द्रव के अंदर कोशिका कांग होता है। इसी द्रव के अंदर कोशिका का बहुत सारा अंग होता है जिसको हम लोग कोशिकांग बोलते हैं, जो बहुत सारा कार्य करता है। कोई शोषण करता है, कोई पाचन करता है, मतलब जो भी कोशिका का जीवन क्रिया है सब इसी में होता है। अब यह जो आपका कोशिका द्रव है वो किसके बीच में है? तो याद रखिएगा, यह कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में। ये आपका केंद्रक हो गया और ये आपका कोशिका झिल्ली हो गया, इसके बीच में ही ये आपका कोशिका द्रव है। समझ गए? कोशिका द्रव के बारे में क्लियर हो गया। कोशिका द्रव क्या है? यह जेली की तरह एक द्रव होता है जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच में होता है। इसी में सारा कोशिकांग होता है जो अलग अलग कार्य करता है। इसी में सारा कोशिका का जीवन प्रक्रिया होता है। इसी में सारा कोशिका का जीवन क्रिया इसी में होता है। सारा जीवन क्रिया कौन करता है? कोशिकांग करता है। सारा कोशिकांग इसी में होता है। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है? देखिए, इसका काम होता है पचाने का। पचाने का मतलब जो भी कचरा उचरा होगा, जो भी खराब चीज होगा, यह क्या करेगा? उसको सरा के गला के उसको पचा देगा, मतलब साफ सुथरा कर देगा भाई। तो याद रखिएगा, लाइसोसोम जो होता है यह अपशिष्ट निपटान तंत्र होता है, मतलब इसका काम में होता है कचरा साफ करना। ठीक है, तो लाइसोसोम के अंदर होता है एक एंजाइम होता है जिसके मदद से यह क्या करता है? जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको वो साफ कर देता है। कोई कोशिकांग अगर मर गया, कोई कोशिका का अंग अगर मर गया, खराब हो गया, तो उसको क्या करता है? पचा के खत्म कर देता है। ठीक है, कोई बाहरी पदार्थ आ गया, कोई जीवाणु आ गया, कोई दुश्मन आ गया अंदर, उसको खत्म कर देता है, उसको पचा देता है, मार देता है, पचा देता है। कोई पदार्थ अगर बड़ा है तो उसको भी वो छोटा पदार्थ में तोड़ देता है। तो याद रखिएगा, लाइसोसोम जो होता है एक छोटा थैली होता है जिसके अंदर एंजाइम होता है और इसका काम होता है जो अपशिष्ट पदार्थ है या कोई जीवाणु है या कोई क्षतिग्रस्त कोशिकांग है उसको सरा के गला के उसको क्या करना? खत्म कर देना, मतलब सफाई सुथराई का काम ये करता है। पाचन तंत्र का काम यह करता है। उसके बाद आप याद रखिएगा, इसे हम लोग आत्मघाती थैला भी बोलते हैं। लाइसोसोम को आत्मघाती थैला भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसका काम है पाचन करना। तो कोई अगर कोशिकांग अगर खराब हो गया तो उसको पचा लेगा। कभी कभी क्या होता है? देखता है जिस कोशिका में वो है ना, वही कोशिका खराब होने लगता है, वही कोशिका मरने लगता है। अब कोशिका मर जाएगा तो कचरा हो जाएगा, तो कोशिका जब मरेगा तो ये भी मर जाएगा। तो वो क्या करता है? कोशिका के मरने से पहले देखता है कि कोशिका मरने वाला, खराब होने वाला है, तो खुद क्या होता है? ब्लास्ट हो जाता है, खुद फट जाता है। और जैसे ही फटता है कोशिका उसमें समा जाता है और कोशिका ही खुद पच जाता है। तो कोशिका को, जिस कोशिका में उसी को पचा लेता है। तो याद रखिएगा, कोशिका के क्षतिग्रस्त होने पर लाइसोसोम फट सकता है और इसके एंजाइम अपने ही कोशिका का पाचन कर देता है, इसलिए इसे आत्मघाती थैला भी बोलते हैं। खुद सुसाइड कर लेता है, लेकिन बेचारा क्या करेगा? किसके लिए सुसाइड करता है? कोशिका को बचाने के लिए। कहीं कोशिका जब मर जाएगा तो भी मर जाएगा, तो फिर उस कोशिका को साफ कौन करेगा? तो कोशिका को देखता है जैसे अब मरने वाला है तो फट जाता है, उसमें कोशिका पूरा पच जाता है और कचरा जो होता है साफ हो जाता है। तो इसका काम में है कचरा साफ करना। लाइसोसोम का काम क्या है? कचरा साफ करना, क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा एंजाइम होता है जो भी चीज उसको मिलता है खराब वराब उसको क्या करता है? पचा देता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला याद रखिएगा, अंतःद्रवी जालिका। अंतःद्रवी जालिका क्या होता है? इसी को हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे ER। ठीक है, क्या बोलेंगे? ER। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका काम क्या होता है? याद रखिएगा, इसका नाम है संश्लेषित फैक्ट्री, मतलब ये चीजों को बनाता है। तो इसका दो काम है, चीजों को बनाना और उसको क्या करना? एक जगह से दूसरी जगह ढो के ले जाना। तो ये बनाता भी है और चीजों को ढोता भी है। ढोने का भी काम इसी का है।
चीजों को बनाने का और ढोने का। तो यह जो होता है पदार्थ को बनाता है और उसको क्या करता है, ढोता है। पदार्थ को बनाता है और ढोता है, पदार्थ को बनाता है और ढोता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब यह दो तरह का होता है। कौन तरह का होता है, दो तरह का। इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। यह जो होता है झिल्ली से बना नलिकाओं एवं थैलियों का जाल, इसमें बहुत सारा थैली, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला और ये वाला, इसी को हम लोग बोलेंगे अंतःद्रवी जालिका। तो इसमें जो होता है बहुत सारा नलिका होता है, बहुत सारा नली टाइप का होगा, ठीक है, बहुत तरह का झिल्ली होगा, बहुत तरह का थैला होगा, इस सब का मिक्स होता है, ठीक है। और ये किससे जुड़ा होता है, यह जो आप केंद्रक देख रहे हैं उसी से एकदम सटा होता है, उसी से जुड़ा होता है। इसका काम होता है चीजों को बनाना और चीजों को ढोना। ढोना मतलब परिवहन करना, ढोना मतलब परिवहन करना। क्या बनाता है भैया, तो दो चीज बनाता है, तीन चीज बनाता है, ध्यान रखिएगा। एक तो प्रोटीन बनाएगा, एक वसा बनाएगा और एक झिल्ली भी बनाता है। प्रोटीन वसा झिल्ली, प्रोटीन वसा झिल्ली। अब इसका दो पार्ट है, देखिए, एक पार्ट ये वाला है और एक पार्ट ये वाला है। तो ईआर जो होता है आपका अंतःद्रवी जालिका जो होता है दो प्रकार का, याद रखिएगा। एक होता है आपका रफ, जिसको हम लोग बोलते हैं रुखरा वाला, रुखरापन वाला, रुखरा, एक हो गया आपका रुखरा, और एक हो गया आपका स्मूथ मतलब चिकना, एक हो गया आपका चिकना, ठीक है। एक हो गया आपका रुखरापन वाला, एक हो गया आपका रुखरा ईआर, एक हो गया आपका चिकना ईआर। तो याद रखिएगा, जिस ईआर में राइबोसोम होगा, जिस ईआर में राइबोसोम होगा, वो वाला होगा आपका रुखरापन वाला। कहीं राइबोसोम होगा तो राइबोसोम की वजह से उसमें रुखरापन आएगा। और जहां पे याद रखिएगा, ठीक है, राइबोसोम नहीं होगा, वहां पे चिकनापन होगा, वहां पे क्या होगा, चिकनापन। और राइबोसोम जैसे आ जाए तो राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन बनाना। तो जो आपका रुखरापन वाला जो आपका ईआर है उसका काम है प्रोटीन बनाना है। और जो चिकनापन वाला आपका रुखरापन और जो आपका चिकनापन वाला आपका ईआर है उसका काम है वसा बनाना। वसा से याद रखिएगा, वसा से चिकना, वसा आपका जो चर्बी होता है वो चिकना वाला होता है। तो चिकना वाला जो है आपका ईआर, वो आपका क्या बनाएगा, वो आपका वसा बनाएगा, क्योंकि वहां पे आपका राइबोसोम नहीं होता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ईआर दो तरह का हो जाएगा। एक आपका प्रोटीन बनाएगा, मतलब जहां पे राइबोसोम होगा उसको हम लोग रुखरापन वाला बोलेंगे, रुखरा ईआर बोलेंगे। और जहां पर राइबोसोम नहीं होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चिकना ईआर बोलेंगे, ठीक है। तो रुखरापन वाला में राइबोसोम होगा और चिकना वाला में राइबोसोम नहीं होगा। जहां पे राइबोसोम होगा वो प्रोटीन बनाएगा, जहां पे राइबोसोम नहीं होगा, चिकनापन होगा, वो क्या बनाएगा, वसा बनाएगा। इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो समझ गए। तो अंतःद्रवी जालिका जो होता है उसका काम होता है चीजों को संश्लेषित करना, मतलब पदार्थ को संश्लेषित करना और उनका परिवहन करना। ये कौन से पदार्थ बनाते हैं, ये प्रोटीन बनाते हैं, वसा बनाते हैं, और क्या बनाते हैं, और ये झिल्ली बनाते हैं। अंतःद्रवी जालिका को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट में ईआर बोलते हैं। एक हो जाएगा आपका रुखरा ईआर, जिसमें राइबोसोम होता है और यह प्रोटीन बनाता है। और एक हो जाएगा आपका चिकना ईआर, जिसमें राइबोसोम नहीं होता है और यह वसा बनाता है। इसको ध्यान रखिएगा। अगला है आपका गोल्जी उपकरण। यह क्या होता है, तो जैसे ही आपका अंतःद्रवी जालिका जो है पदार्थ को बना दिया, प्रोटीन को बना दिया, वसा को बना दिया, उसके बाद वो बना के भेजता है इसी के पास, गोल्जी उपकरण के पास। यह जो होता है आपका पोस्ट ऑफिस की तरह होता है। आपको बताए थे किसके तरह होता है, पोस्ट ऑफिस की तरह। तो यहां पे माल बन के आ गया, कच्चा माल जो बनाया था आपका ईआर, वो सारा मटेरियल इसके पास आ गया, गोल्जी उपकरण के पास आ गया। अब उस मटेरियल को क्या करेगा, शॉर्ट सार्ट करेगा, मतलब उसको संशोधित करेगा, मतलब उसको संशोधित करेगा, फिर उसको पैक करेगा और जिस जिस कोशिकांग के पास भेजना है भेजेगा। तो इसका तीन काम है, याद रखिएगा। इसका कितना काम है, तीन काम है। एक काम है इसका संशोधित करना, दूसरा काम है इसको पैक करना, और तीसरा काम है इसको पहुंचाना, ठीक है। तो याद रखिएगा, गोल्जी जो उपकरण है उसके पास तीन काम है। जो पदार्थ ईआर इसके पास भेजा है उसको संशोधित करना, फिर उसको पैक करना, फिर उसको अलग अलग कोशिकांग के पास पहुंचाना, अलग अलग कोशिकांग के पास पहुंचाना, ठीक है। तो याद रखिएगा।
अब इसका संरचना याद रखिएगा, इसका जो संरचना होता है ऐसे देखना, चपटा चपटा थैला होता है, चपटा चपटा क्या होता है, थैला होता है। तो इसका जो संरचना होता है याद रखिएगा, चपटा चपटा थैला होता है। इस चपटा थैला को हम लोग बोलते हैं कृष्णनय। क्या बोलते हैं, कृष्णनय। इस चपटे थैले को क्या बोलते हैं, कृष्णनय। इस चपटा थैला को क्या बोलते हैं, कृष्णनय, याद रखिएगा। तो मटेरियल बनाता कौन है, मतलब कच्चा माल तैयार कौन करता है, याद रखिएगा ईआर। ईआर को हम लोग क्या बोलेंगे, अंतःद्रवी जालिका। अब उसको भेजता किसके पास है, गोल्जी उपकरण के पास। इसका काम क्या है, उस कच्चे माल को संशोधित करना, सोट साट करना, फिर उसको पैक करना, और जितना भी कोशिकांग है जिसको जिसको उसको चाहिए, जरूरत है, उस कोशिकांग तक पहुंचाना। इसीलिए गोल्जी उपकरण को हम लोग बोलते हैं पोस्ट ऑफिस। ये पोस्ट ऑफिस की तरह है, चीज को लिया भी, फिर उसको पैकिंग भी किया, संशोधित भी किया, फिर उसको पहुंचाया भी ना। जिस तरह हम लोग पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी भेजते हैं, फिर वो देखता है कहाँ भेजना है, फिर उसको पैक करता है, फिर उसको वहां तक पहुंचाता है। उसी तरह का काम है किसका, गोल्जी उपकरण का। इसी को इंग्लिश में गोल्गी एपैरेटस या गोल्गी बॉडी बोलते हैं। अगला है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बता दिए। माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपका, इसका काम होता है ऊर्जा बनाना। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, ऊर्जा बनाना। तो यह जो होता है आपका कोशिका का ऊर्जा गृह होता है। कोशिका का क्या होता है, ऊर्जा गृह होता है, क्योंकि यह जो होता है ऊर्जा बनाता है। क्या बनाता है, ऊर्जा बनाता है। अब इसके बारे में याद रखिएगा, यह जो ऊर्जा बनाता है ना, उसको यह छोटे छोटे अणु में रखता है, छोटा छोटा ऊर्जा के पैकेट में रखता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एटीपी। ये ऊर्जा किस रूप में रखेगा, एटीपी के रूप में रखेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो ऊर्जा बनाता है उसको किस रूप में रखेगा, उसका इकाई क्या होगा, एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है, एडेनोसिन, एडेनोसिन, ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एटीपी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछ लेता है, ठीक है। यह ऊर्जा का छोटा पैकेट होता है, इसी को हम लोग ऊर्जा मुद्रा बोलते हैं। जैसे हम लोग मुद्रा को ना, पैसा को हम लोग किसी न किसी रूप में लेते हैं कि नहीं, सिक्का के रूप में या मुद्रा के रूप में, उसी तरह ऊर्जा का जो मुद्रा है यही है एटीपी। एटीपी क्या है, ऊर्जा का मुद्रा है, या इसी को आप बोल सकते हैं ऊर्जा का छोटा पैकेट है, ऊर्जा का छोटा पैकेट है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया में ही याद रखिएगा श्वसन भी होता है। जो हम लोग सांस लिए, ये सांस जो है, ये हवा जो है, कहां गया, फेफड़ा में। फेफड़ा से कहां गया, रक्त में, खून में गया। खून से वो किस में जाता है, कोशिका में, और कोशिका में किस में, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन होता है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन आ गया, और उसी माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाता है ग्लूकोज। जो खाना हम लोग खाते हैं वो क्या होता है, ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर यहीं से आपको क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। क्या मिलता है, ऊर्जा। ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे इसका संरचना आपको ध्यान में रखना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया समझ गए, ये ऊर्जा देता है। ऊर्जा को किस रूप में हम लोग रखते हैं, मतलब कोशिका में ऊर्जा किस रूप में रहता है, एटीपी के रूप में रहता है। इसमें दो झिल्ली होता है, इसमें भी दो झिल्ली होता है। जिस तरह केंद्रक में दो झिल्ली था, इसमें भी दो झिल्ली होता है। एक बाहरी झिल्ली होता है, एक अंदर वाला झिल्ली होता है। तो बाहरी झिल्ली तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चिकना होता है। बाहरी झिल्ली क्या होता है, चिकना होता है। अंदर वाला जो झिल्ली है, याद रखिएगा, ये मुड़ा हुआ होता है। अंदर वाला झिल्ली क्या होता है, मुड़ा हुआ होता है, जिसको हम लोग क्रिस्टे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिस्टे। अंदर वाला जो झिल्ली होता है मुड़ा हुआ होता है। इसके मुड़ने से फायदा क्या होता है, अधिक से अधिक एटीपी बनता है, अधिक से अधिक ऊर्जा बनता है। तो अधिक से अधिक ऊर्जा बनता है, इससे फायदा हो जाता है। तो भीतरी झिल्ली जो होता है मुड़ी हुई होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। इससे एटीपी अधिक से अधिक बनता है, क्योंकि यह क्षेत्रफल को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। क्षेत्रफल को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। और अंदर एक द्रव होता है, इस द्रव को बोलते हैं मैट्रिक्स। द्रव को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। इसी द्रव में इसका डीएनए होता है, राइबोसोम होता है। तो देखिए, एक तो कोशिका का अपना राइबोसोम था, नाभिक के अंदर अपना डीएनए था, और इसमें भी अपना डीएनए, मतलब इस माइटोकॉन्ड्रिया में भी अपना डीएनए है और अपना राइबोसोम है। इसका मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया कमाल का है, अपना प्रोटीन भी बना सकता है और अपना वंश भी तैयार कर सकता है। इसीलिए इस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है भैया, यह अर्ध स्वायत्ता है। अर्ध स्वायत्ता मतलब यह अपने आप पर निर्भर करेगा, क्योंकि इसका अपना डीएनए भी है
और इसका अपना प्रोटीन बनाने वाला मशीन भी है राइबोसोम। तो याद रखिएगा इसको सेमी ऑटोनोमस भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए है और खुद का राइबोसोम पाए जाते हैं, इसलिए यह कुछ हद तक अपना प्रोटीन का निर्माण भी कर सकता है, इसलिए इसे अर्धस्वायत्त कोशिकांग कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा अर्धस्वायत्त कोशिकांग किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया। अपना डीएनए किसका होता है? एक होता नाभिक का, मतलब केंद्र का होता है, एक इसका होता है, अपना सिस्टम होता है भाई। ठीक है, इसका अपना सिस्टम होता है, जिस तरह बॉस का सिस्टम था ना, ये भी एक तरह का क्या है? बॉस है। अब अगला आता है प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होता है? देखिए प्लास्टिड क्या होता है, प्लास्टिड के बारे में जान लीजिए, जिसको हम लोग बोलते हैं कोशिका भित्ति। प्लास्टिड को क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, ये कोशिका भित्ति याद रखिएगा केवल पौधा में होता है। केवल किस में होता है? पौधा में। इसका काम क्या है? इसका 3 काम होता है। कोशिका भित्ति का काम क्या है? 3 काम है। एक भोजन बनाना, एक भोजन को जमा करना और एक रंग देना। तो पौधा में जो भोजन बन रहा है या भोजन जमा हो रहा है, जैसे आलू में भोजन जमा हो रहा है, गाजर में भोजन जमा हो रहा है, मूली में भोजन जमा हो रहा है, या जो रंग आ रहा है, गाजर का रंग देख लीजिए, संतरा का रंग देख लीजिए, टमाटर का रंग देख लीजिए, तो जो रंग आ रहा है, ठीक है, पौधा में जो भोजन जमा हो रहा है, जो भोजन बन रहा है, उस सबके लिए जिम्मेदार कौन है? तो याद रखिएगा कोशिका भित्ति। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं प्लास्टिड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लास्टिड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लास्टिड। समझ गए? तो कोशिका भित्ति का 3 काम है, एक भोजन बनाना, भोजन जमा करना और एक पौधा को रंग देना। तो जो फल का, फूल का जो रंग होता है किसके कारण होता है? इसी कोशिका भित्ति के कारण। ये केवल पौधा में होता है, जानवर में नहीं होता है, जंतु कोशिका में नहीं होता है। अब आते हैं कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका रंगीन। क्या होता है? रंगीन। तो एक आपका कोशिका भित्ति होता है रंगीन वाला, रंगीन। एक होता है आपका रंगहीन। एक क्या होता है आपका? रंगहीन। याद रखिए 2 प्रकार का होता है, एक रंगीन और एक रंगहीन। एक रंग वाला, एक बिना रंग वाला। ठीक है, तो बिना रंग वाला समझ लीजिए सिंपल। बिना रंग वाला जो आपका कोशिका भित्ति होता है, इसका काम होता है भोजन को जमा करना। रंगहीन कोशिका भित्ति वही होता है जो क्या करता है? भोजन को जमा करता है, भोजन को जमा करता है। तो वह कोशिका भित्ति जो केवल भोजन को जमा करता है, रंग नहीं देता है, उस कोशिका भित्ति को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा, ल्यूकोप्लास्ट। हिंदी में हम लोग बोलेंगे अवर्णिक लवक। अवर्णिक लवक क्या बोलेंगे? अवर्णिक लवक। इंग्लिश में बोलेंगे, थोड़ा आसान है, ल्यूकोप्लास्ट। क्या बोलेंगे? ल्यूकोप्लास्ट। वह कोशिका भित्ति जो रंगहीन होता है, जो रंग नहीं देता है, भोजन को संग्रह करता है, भोजन को जमा करता है, उस कोशिका भित्ति को बोला जाता है, याद रखिएगा, अवर्णीय लवक। अवर्ण, अलग क्या है? तो यह रंगहीन प्लास्टिड होता है, मतलब यह रंगहीन कोशिका भित्ति होता है जो भोजन को जमा करता है, भोजन को स्टार्च के रूप में, तेल के रूप में, प्रोटीन के रूप में जमा करता है। समझ गए? जैसे गाजर में देख लीजिए, आलू में देख लीजिए, ठीक है, प्याज में देख लीजिए, ये सब क्या है? भोजन जमा है। ये दोनों जो है आपका कलर देता है। एक है आपका क्रोमोप्लास्ट, इसी का रूप है आपका क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट को समझिए और क्लोरोप्लास्ट को समझिए। तो जो कोशिका भित्ति रंगीन कलर देगा, जो कोशिका भित्ति रंगीन कलर देगा, उसको हम लोग बोलेंगे हरित लवक। ठीक है, हरित लवक। वह कोशिका भित्ति जो पौधों को, पत्तों को हरा रंग देता है। पौधों को कौन रंग देता है? हरा रंग। और हरा ज्यादातर क्या होता है? पत्ता ही तो होता है। ठीक है, तो वो कोशिका भित्ति जो पौधों को हरा रंग देता है, उसको हम लोग बोलेंगे हरित लवक। और हरित लवक के अंदर जो हरा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। याद रखिएगा, क्लोरोफिल। इसी के मतलब जो भी पौधा हरा दिख रहा है, क्लोरोफिल के कारण। ये क्लोरोफिल किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है, मतलब हरित लवक में होता है। कुछ पौधा ऐसा है जिसमें हरित लवक नहीं होता है, मतलब ये आपका क्लोरोफिल नहीं होता है। जैसे मशरूम हो गया, उज्जर दिखाई देता है, सफेद दिखाई देता है,
अमरबेल हो गया। और जिसमें यह नहीं होगा वो अपना खाना खुद नहीं बनाएगा। अमरबेल अपना खाना खुद नहीं बना पाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। और यही क्लोरोफिल के कारण जो पौधा होता है अपना खाना खुद बनाता है, मतलब प्रकाश संश्लेषण करता है। दूसरा हो गया आपका क्रोमोप्लास्ट, जिसको बोलेंगे वर्णी लवक। वर्णी लवक ये कौन सा कोशिका भित्ति होता है? तो ऐसा कोशिका भित्ति जो पौधों को रंगीन कलर देता है, रंगीन, हरा छोड़कर। हरा देगा तो उसको बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल, ठीक है। हरा रंग देगा तो क्या बोलेगा? क्लोरोप्लास्ट। और हरा रंग छोड़कर बाकी अगर रंगीन रंग देता है दूसरा तो उसको बोलेंगे क्रोमोप्लास्ट। तो ऐसा कोशिका भित्ति जो फल को और फूल को रंग देता है, फल को और फूल को रंग देता है, उस कोशिका भित्ति को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? रंगीन प्लास्टिड, मतलब वर्णी लवक, ठीक है। तो वह कोशिका भित्ति जो पौधे के फल को और फूलों को रंग प्रदान करता है उसको हम लोग बोलेंगे वर्णी लवक। जैसे गाजर जो होता है नारंगी कलर का होता है, थोड़ा थोड़ा लाल भी होता है। टमाटर जो होता है उसका कलर लाल होता है। जो बैगन होता है उसका रंग क्या होता है? बैगनी होता है। टमाटर जो होता है लाल होता है, ठीक है। तो ये सब जो रंग आ रहा है, फूल का जो रंग आप देख रहे हैं, गुलाब सफेद है, कभी लाल है, ये सब रंग किसके कारण आ रहा है? तो वह वर्णी लवक के कारण है। ये सब किसके प्रकार है? तो हरित, ये सब किसके प्रकार है? तो कोशिका भित्ति के प्रकार है। ये महत्वपूर्ण चीज है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये दोनों जो है आपका रंगीन है। ये हरा कलर का केवल देगा, ये बाकी कलर जो हो गया, लाल हो गया, पीयर हो गया, उज्जर हो गया, सब कलर ये देगा। ये केवल आपका हरा कलर देगा और ये कोई कलर नहीं देगा, ये कोई कलर नहीं देगा, ये केवल भोजन को रखेगा। समझ गए? अब यहां पे खास बात आपको याद रखना है, जैसे आपको बताए थे, जे आपका जो केंद्रक था उसमें दोहरा झिल्ली था, ठीक है। जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया था उसमें भी दोहरा झिल्ली था। उसी तरह जो आपका हरित लवक है, जो क्लोरोप्लास्ट है, जो हरित लवक है, उसमें भी दूगो झिल्ली है, दूगो झिल्ली है। और अंदर का जो आपका लिक्विड है, अंदर का जो द्रव है, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। और इसका हिंदी है पीठिका। हिंदी क्या है? पीठिका। तो इसके अंदर का जो द्रव देख रहे हैं, ये सब जो पानी देख रहे हैं अंदर का, इसको बोलेंगे स्ट्रोमा, जिसको हिंदी में बोलेंगे पीठिका। तो इंग्लिश नाम याद रखिएगा स्ट्रोमा, ये सब फेमस होता है क्योंकि हिंदी नाम आपको जल्दी नहीं मिलेगा। एनसीईआरटी में मिलेगा, बाकी जल्दी नहीं मिलेगा, ठीक है। पीठिका, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया के तरह ही, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए था, अपना राइबोसोम था, इसका भी वही हाल है, इसका भी अपना डीएनए होता है और अपना राइबोसोम होता है। तो बताए थे ना आपको तीन चीज का, एगो न्यूक्लियस का मतलब केंद्रक का, क्लोरोप्लास्ट का, और माइटोकॉन्ड्रिया का। याद रखिएगा, एगो हो गया आपका केंद्रक, ठीक है, न्यूक्लियस का, एगो माइटोकॉन्ड्रिया का, और एक हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट का, एनएमसी। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, तीनों के पास अपना डीएनए होता है और अपना राइबोसोम होता है, अपना सिस्टम होता है। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसके अंदर जो लिक्विड है उसको क्या बोलेंगे? उसको स्ट्रोमा बोलेंगे, हिंदी में पीठिका बोलेंगे। अगला बिंदु हम लोग देखेंगे वैक्यूल क्या होता है। देखिए वैक्यूल क्या होता है? वैक्यूल का मतलब होता है खाली जगह ना, स्टोर। इस तरह घर और में हम लोग एक जगह खाली रखते हैं जिसमें हम लोग अपना जरूरत के हिसाब से सामान को रखते हैं, उसी तरह, ठीक है, उसी तरह कोशिका में भी एक जगह होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वैक्यूल। क्या बोलते हैं? वैक्यूल, जिसको हिंदी में बोलते हैं रिक्तिका। क्या बोलते हैं? रिक्तिका। तो यह जो होता है एक थैली नुमा संरचना होता है, एक थैली की तरह होता है, एक पाउच की तरह होता है, ठीक है। इसके अंदर जो रस होता है, याद रखिएगा, उस रस को, उस द्रव को हम लोग बोलते हैं कोशिका द्रव। क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव। इस कोशिका द्रव में बहुत सारा पदार्थ घुला रहता है, बहुत सारा पदार्थ घुला रहता है, जो कोशिका को जब जरूरत पड़ेगा उसमें से ले लेगा, ठीक है। इस कोशिका रस में, जिसको इंग्लिश में सेल साइप भी बोलते हैं, इस कोशिका रस में बहुत सारा जल होता है, बहुत सारा पदार्थ उसमें घुला रहता है, बहुत सारा भोजन उसमें घुला रहता है, बहुत सारा जल घुला रहता है, बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारा विटामिन इसमें घुला रहता है, ठीक है। अब इससे फायदा क्या है? पौधा को जब जरूरत बुझाएगा, स्टोर हाउस में बहुत सारा सामान रख देते हैं हम लोग, और जब जरूरत पड़ेगा खुरपी का, कुदाल का, कैंची का, पिलास का, तो ले आते हैं,
फिर रख देते हैं। कुर्सी का एक्स्ट्रा कुर्सी उर्सी टेबल वेबल सब रख देते हैं कि नहीं, उसी तरह इसका। अब इसे फायदा क्या है भैया, बहुत फायदा है। यह क्या करता है, फूला रहता है, फूलने की वजह से जो कोशिका होता है तना रहता है। कोशिका क्या होता है, तना रहता है, तो कोशिका को आकार मिल जाता है, दृढ़ता मिल जाता है, कोशिका जो होता है फूला रहता है और कोशिका को सहारा मिल जाता है। तो कोशिका को आकार देता है, दृढ़ता देता है और कोशिका को सहारा भी देता है। लेकिन अब खास बात यहाँ पे क्या है भाई, यह जो है अगर हम पौधा में बात करेंगे तो बड़ा होगा। पौधा में जो रिक्तिका होता है बड़ा होता है, क्योंकि पौधा को चाहिए मजबूती, पौधा में बड़ा होता है। लेकिन अगर हम जंतु कोशिका में बात करेंगे तो बहुत ही छोटा होता है, या तो होगा मतलब या तो नहीं होगा, या तो होगा तो बहुत छोटा होगा। तो याद रखिएगा, ये जो होगा आपका रिक्तिका जो होगा आपका पौधा में होगा, बड़ा होगा। और अगर जंतु कोशिका में बात करेंगे या तो नहीं होगा, होगा भी तो काफी छोटा होगा। ठीक है, तो पौधा में एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है, जबकि जंतुओं में छोटी से छोटी रिक्तियां होती है। यदि अब देखिए, यदि रिक्तिका से जल निकल जाए, अगर इसे जल निकल जाएगा, इसे पानी अगर निकल गया तो पौधा जो होता है मुरझा जाता है। हम लोग देखते हैं खा लेते हैं तो पेट पूरा निकल जाता है, पूरा ऐसे हो जाते हैं। और जैसे ही खाना और नहीं खाते पेट और पचका रहता है, मुंह मुरझाया रहता है, उसी तरह पौधा का भी। पौधा में भी क्या होगा भाई, रिक्तिका में पानी भरा होगा तो पौधा टाइट रहेगा, एकदम टाइट। जैसे ही उसके रिक्तिका से पानी निकल जाएगा तो जल जो है निकल जाएगा, तो यह जो है मुरझा जाएगा, पौधा क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा। तो याद रखिएगा, रिक्तिका में जो जल है, ठीक है, वो कोशिका दाब को बनाए रखता है, कोशिका दाब को बनाए रखता है, समझ गए, जिसके कारण पौधा जो है मुरझाता नहीं। तो यहीं तक रहने दीजिए पार्ट 1 में। पार्ट 2 को हम लोग अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे, काहे कि यह जो चैप्टर है बड़ा है, 3 घंटा तो लग ही जाएगा। तो पार्ट 1 तो हो गया, पार्ट 2 में हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे, इसके बाद भी बहुत सारा चीज है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पार्ट 2 को जरूर आप देखिएगा, ठीक है। और पार्ट 1 कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और दिल से गालिब सर के लिए एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। और चैनल का ऐप आ गया है, उसको आप जाके जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पे सारा मटेरियल ये जो आप नोट्स देख रहे हैं वो सारा आपको मिल जाएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।